हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल निम्बस लर्निंग पावर्ड बाय इंजीनियर्स एकेडमी। आज हमारा 6th लेक्चर है। हम लोग हमारे जेई एंड एई एग्जाम के लिए क्वेश्चन सीरीज सॉल्व कर रहे हैं लाइव क्लासेस में। ठीक है। राहुल जी, पता है आजकल कोरोना चल रहा है और कुछ नहीं चल रहा है। अरे कैसी कैसी बातें कर रहे हो, आ जाओ क्वेश्चन पे आ जाओ ना बेटा। देखो यहाँ पर आ जाओ, हमारे पास आज हमारा 6 वीडियो क्वेश्चन सीरीज में। ठीक है। बात करेंगे हमारे पास इस क्वेश्चन का आंसर बताइएगा। द स्टडी स्टेट स्टेबिलिटी लिमिट ऑफ अ सिंक्रोनस जनरेटर कैन बी इंक्रीज बाय व्हाट। स्टडी स्टेट स्टेबिलिटी लिमिट के बारे में बताना है। यहाँ आ जाइए। व्हाट अबाउट द स्टडी स्टेट स्टेबिलिटी लिमिट, इंक्रीज करना है। बताइए हमारे पास इनमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा। ट्रांजेंट स्टेबिलिटी एंड स्टडी स्टेट स्टेबिलिटी, इन दो के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं। गुड इवनिंग एवरीवन। बिल्कुल, यहाँ आइए, क्वेश्चन का आंसर बताइए। गिव मी द आंसर। स्टडी स्टेट स्टेबिलिटी लिमिट को इंक्रीज करना है। गिव मी द आंसर। तो स्टड बिल्कुल मैक्सिमम लोगों का आंसर सही आ रहा है। स्टडी स्टेट स्टेबिलिटी लिमिट का फॉर्मूला कितना है, कल ही बताया। पीईएम इज इक्वल टू कितना, ईवी अपॉन एक्स। आपको स्टडी स्टेट स्टेबिलिटी लिमिट यानी पीईएम को क्या करना है, इंक्रीज करना है। हाउ कैन वी इंक्रीज द पीईएम? एज यू नो वी कैन इंक्रीज by increase the excitation, by increase the V and reduce the X। देखो पहला ऑप्शन क्या है, an increase in the reactance। नहीं, इसको इंक्रीज करने के तो रिएक्टेंस इंक्रीज नहीं डिक्रीज करना पड़ेगा, तो इंक्रीज वाला ए ऑप्शन इज रॉन्ग। इंक्रीज द एक्साइटेशन, बिल्कुल एक्साइटेशन को इंक्रीज करने पर हमारा स्टडी स्टेट स्टेबिलिटी लिमिट इंक्रीज होगा, सो बी इज द करेक्ट आंसर। वी हैव टॉक्ड अबाउट इट। नेक्स्ट है डिक्रीज इन द मोमेंट ऑफ इनर्शिया। मोमेंट ऑफ इनर्शिया इंक्रीज या डिक्रीज होने से स्टडी स्टेट स्टेबिलिटी लिमिट पे कोई फर्क नहीं पड़ता। एंड इंक्रीज इन द मोमेंट ऑफ इनर्शिया, ध्यान रखना जब मोमेंट ऑफ इनर्शिया को आप इंक्रीज करते हो तब ध्यान रखना ये प्रोसेस है ट्रांजेंट स्टेबिलिटी को इंक्रीज करने का। ठीक है ना, ट्रांजेंट स्टेबिलिटी लिमिट को इंक्रीज करने का। हमारे पास इस वक्त ट्रांजेंट स्टेबिलिटी नहीं, स्टडी स्टेट स्टेबिलिटी लिमिट का क्वेश्चन है, तो हमारे पास कौन सा वाला आंसर हो जाएगा, बी इज द करेक्ट आंसर। क्लियर है? क्लियर। सर कल पावर ग्रिड फेल हो जाएगा, क्या रीजन है? फेरांटी इफेक्ट। बिल्कुल पंकज, कल बताया तो था कि अगर आप लोगों का लोड एक पर्टिकुलर सर्ज इंपीडेंस लोडिंग से कम लोडिंग पर चला गया तो फेरांटी इफेक्ट अकर होगा, जिसकी वजह से वोल्टेज राइज होगा और लाइन में जितने भी इंसुलेशन है वो सब डैमेज हो सकते हैं। ठीक है ना, तो आप लोगों को अपने घर का लाइट फैन वगैरह बंद कर देना है, कोई इश्यू नहीं है, लाइट बंद कर सकते हो, लेकिन ध्यान रखना अपने रूम का आप फैन या एसी या फ्रिज यानी जो भारी भारी लोड है ना उनको ऑन रखना, वो बंद नहीं होने चाहिए। आपको याद है ट्यूबलाइट बंद करनी है, ट्यूबलाइट बहुत ही लाइट लोड है तो उसका कोई फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है ना, तो सिर्फ ट्यूबलाइट ऑफ करना, अपना एमसीबी मत डाउन कर देना, नहीं तो बहुत बड़ी दिक्कत हो जाएगी। सिर्फ ट्यूबलाइट्स ऑफ करनी है, ट्यूबलाइट्स जो कि बहुत ही लाइट लोड होता है। क्लियर है? सर कुछ आर्टिकल्स आ रहे हैं कि रिगार्डिंग मोदी अनाउंसमेंट ऑफ स्विचिंग ऑफ, मैंने बता दिया एजेंट। ठीक है ना, तो ध्यान रखना सिर्फ लाइट्स ऑफ करना है। ठीक है ना, सिर्फ लाइट्स। फैन चालू रहने देना, एसी चालू रहने देना, फ्रिज चालू रहने देना, टीवी चालू रहने देना, वो सब चलने दो। ठीक है ना, सिर्फ लाइट्स ऑफ करना, सिर्फ लाइट लोड को ही आप लोगों को ऑफ करना है। आप लोगों का जो हेवी लोड है उसे नहीं करना है। ठीक है ना सर, उस टाइम पावर ही नहीं देना चाहिए, पावर ही नहीं देना चाहिए। नहीं मीनू, पावर तो देनी ही पड़ेगी, पावर देना बहुत जरूरी है, क्योंकि किसी भी ग्रिड को कम से कम सर्ज इंपीडेंस लोडिंग जितना लोड रखना जरूरी है, अदरवाइज हमारे पास फेरांटी इफेक्ट हो जाएगा, बहुत बड़ी दिक्कत हो जाएगी। ठीक है ना, तो सिर्फ लाइट ऑफ करना है जो कि आपका लाइट लोड है। ठीक है ना, ताकि लोड बना रहे। एमसीबी डाउन मत करना, सिर्फ लाइट ऑफ करनी है। ठीक है ना, फैन एसी कूलर फ्रिज आप लोगों का ये सब चलने दो। ठीक है ना, सिर्फ लाइट ऑफ कर देना, दैट इज ओके। क्लियर होगा आई थिंक। यहाँ आ जाइए। नेक्स्ट हम लोग, आई थिंक ये क्वेश्चन क्लियर होगा, स्टडी स्टेट स्टेबिलिटी एंड ट्रांजेंट स्टेबिलिटी से रिलेटेड क्वेश्चन। स्टडी स्टेट स्टेबिलिटी लिमिट का था, कैसे इंक्रीज करेंगे, बाय इंक्रीजिंग द एक्साइटेशन ऑफ द सिस्टम। क्लियर? यहाँ आ जाइए। नेक्स्ट लेट्स टॉक अबाउट द नेक्स्ट क्वेश्चन। अनीता अनन्या, आई एम न्यू स्टूडेंट। अनन्या, अनन्या देखिए क्वेश्चन सॉल्व कीजिए। क्वेश्चंस अच्छे अच्छे क्वेश्चंस हैं। ठीक है, जितने भी लास्ट वीडियोस निकल चुके हैं उनको भी आप लोग एक बार जरूर देखें। ठीक है ना, ताकि हेल्प मिलेगा। इस क्वेश्चन का आंसर दीजिए, अच्छा क्वेश्चन है। गिव मी द आंसर। अरे शुभम परेशान मत हो, जो भी मोदी जी ने बोल दिया दैट्स ओके यार, पॉलिटिशियंस है, अपना काम तो अभी कुछ और ही है ना, पढ़ाई करो अपने, अपने को नौकरी चाहिए। मोदी जी अपना काम कर रहे हैं, सब अपना अपना काम कर रहे हैं, अपना काम है इस वक्त तैयारी करना। जॉब चाहिए अपने को, देखो कुल मिलाकर बात ये है। ठीक है ना, जॉब चाहिए, पढ़ाई करो आप तो अपने पास। प्रॉब्लम आपको पता चली है कि आपको फेरांटी इफेक्ट नहीं होने देना है, तो अपने हेवी लोड बंद नहीं करना है।
क्वेश्चन सॉल्व कीजिए, गिव मी द आंसर। अच्छा बच्चा सिंह जी सिविल से हैं, सिविल की क्लास भी चल रही है, सोइल की सिविल की क्लास लीजिए ना। हाँ भाई, किसी का ए आंसर आ रहा है, किसी का बी आंसर आ रहा है, और बताइए। धीरज का सी आया है। कुंदन सर फ्रीक्वेंसी भी इफेक्ट होगी क्या स्विंग इक्वेशन से? अरे स्विंग इक्वेशन कहाँ गई? अरे कुंदन स्विंग इक्वेशन कहाँ गई? स्विंग इक्वेशन मतलब अभी, ठीक है ना, स्टेबिलिटी के टाइम पर लाना, ठीक है ना, टाइम। बच्चा सिंह अभी क्लास चल रही है, 8 से 10 ही सिविल की क्लास भी चल रही है, ठीक है ना। दिलीप सर पढ़ा रहे हैं, सिविल का सोइल चल रहा है। आप निम्बस लर्निंग पर ही देखो, सिविल की भी ऑनलाइन क्लास चल रही है, लाइव क्लास चल रही है अभी बच्चा सिंह जी, ठीक है। हाँ भाई, मैक्सिमम का आंसर सी आ रहा है, सी आ रहा है, सी आ रहा है, कुछ का बी भी आ रहा है। देखो क्वेश्चन क्या है वो बारे में बात करते हैं, अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान से समझना। वो लाइटनिंग ऑफ में पूछा सर। लाइटनिंग ऑफ का स्विंग इक्वेशन से क्या मतलब है? कोई मतलब ही नहीं है। स्विंग इक्वेशन तो रोटर के लिए होती है ना कुंदन, तो उसका तो कोई मतलब ही नहीं है। जनरेटर का रोटर कहाँ से आ गया? कोई दिक्कत नहीं है, ग्रिड की बात चल रही है। देखो पहले तो ये क्वेश्चन देखो, देखो आप लोगों के पास सबसे पहले तो देखो कौन सी लाइन है। तो सबसे पहले तो ये देखो, विच लाइन इज दिस वन, दिस इज मीडियम लेंथ लाइन, मीडियम ट्रांसमिशन लाइन है। आप जानते हो हमारे पास कितने तरह की, 3 तरह की ट्रांसमिशन लाइन है, शॉर्ट मीडियम एंड लॉन्ग। यहाँ पर हमारे पास कौन सी ट्रांसमिशन लाइन दे रखी है? हमारे पास दे रखी है मीडियम ट्रांसमिशन लाइन। मीडियम ट्रांसमिशन लाइन के दो मॉडल कंपेयर कराने को कह रहा है। या तो आप इसका पाई मॉडल ले लो, और दूसरा ले लो इसका कौन सा, शॉर्ट लाइन मॉडल, ठीक है। अब शॉर्ट लाइन मॉडल और पाई मॉडल में डिफरेंस क्या है? तो आप जानते हैं शॉर्ट लाइन मॉडल में शॉर्ट ट्रांसमिशन लाइन बनाई जाती है, जिसमें कैपेसिटर को क्या कर देते हैं आप लोग, नेग्लेक्ट कर देते हैं। आई थिंक आप लोगों को अच्छे से पता होगा अबाउट द शॉर्ट ट्रांसमिशन लाइन। एज यू नो, शॉर्ट ट्रांसमिशन लाइन में हमारे पास शंट कैपेसिटेंस को, सी को हम लोग जनरली नेग्लेक्ट कर देते हैं, ठीक है ना। शंट ब्रांच नेग्लेक्ट कर दी जाती है। हमारे पास शॉर्ट ट्रांसमिशन लाइन में सिर्फ सीरीज ब्रांच के कंपोनेंट आर और एल प्रेजेंट होते हैं। जबकि आप पाई मॉडल में जानते हैं हमारे पास पाई मॉडल में कैपेसिटेंस नेग्लेक्ट नहीं होता, कैपेसिटेंस लिया जाता है, ठीक है ना। सीरीज में तो आर और एल, और आपको याद हो तो पैरेलल में हम लोग यहाँ पर सी लेते हैं, दैट इज C/2, C/2। आई थिंक ये आप लोगों का पाई मॉडल होता है, दिस इज योर पाई मॉडल। तो पाई मॉडल में कैपेसिटेंस होता है, और शॉर्ट लाइन मॉडल में कैपेसिटेंस नहीं होता। तो कैपेसिटेंस से ही इससे हमारे सारे आंसर आएंगे। क्लियर? चलिए बात करते हैं हमारे पास क्या, कि हमारे पास सी का क्या इफेक्ट पड़ेगा। तो देखो आप लोगों से क्वेश्चन क्या पूछा है, द कैलकुलेशन परफॉर्म्ड यूजिंग शॉर्ट लाइन मॉडल इंस्टीड ऑफ नॉमिनल पाई मॉडल। अगर मैं पाई मॉडल की जगह शॉर्ट लाइन से कैलकुलेशन करूं, तो हमारे पास इन सब में से वो कौन सी वैल्यूज हैं जो हायर होंगी, यानी बढ़ेंगी। तो आप लोगों को पाई मॉडल के कंपैरिजन में किसके लिए आंसर निकालना है, शॉर्ट लाइन के लिए। किसके लिए निकालना है, शॉर्ट लाइन के लिए। तो पहले तो कंफ्यूज ना हो, किसके लिए आंसर बताना है, शॉर्ट लाइन के लिए बताना है। शॉर्ट लाइन के लिए कैपेसिटेंस क्या है, नेग्लेजिबल है। शॉर्ट लाइन के लिए कैपेसिटेंस क्या है, नेग्लिजिबल है। चलो नेग्लिजिबल होने का क्या फर्क पड़ेगा, ध्यान से। सबसे पहले सेंडिंग एंड की करंट पर क्या फर्क पड़ेगा, यहाँ आ जाइए, ध्यान से समझना। सेंडिंग एंड की करंट की अगर मैं बात करूं, तो सेंडिंग एंड की करंट अगर मैं आई एस इज इक्वल टू बात करूं आप लोगों से, आई एस इज इक्वल टू, तो बताइए, परफॉर्म्ड यूजिंग शॉर्ट लाइन इंस्टेड ऑफ नॉमिनल पाई मॉडल ऑफ मीडियम डिलीवरिंग लैगिंग लोड एट अ गिवन रिसीविंग एंड वोल्टेज ऑलवेज रिजल्ट्स इन हायर वॉट। तो ध्यान रखना, शॉर्ट लाइन में कैपेसिटेंस हमारे पास नेग्लिजिबल है। बताओ कैपेसिटेंस नेग्लिजिबल का मतलब है हमारे पास यहाँ पर शॉर्ट लाइन में मॉडल कुछ ऐसा बनता है, कुछ ऐसा। एक काम करता हूँ मैं आप लोगों के पास अलग से ग्राफ में बना देता हूँ। राइट, दिस इज, हमारे पास नोट्स में हम लोग आ जाते हैं, ठीक है ना, नोट्स में समझ में आएगा। ये देखो, ये हमारा शॉर्ट ट्रांसमिशन लाइन का मैं मॉडल ले रहा हूँ, ठीक। कैसा होता है शॉर्ट ट्रांसमिशन लाइन का मॉडल, आर और एल होता है सीरीज में। कैपेसिटेंस क्या होता है, नेग्लिजिबल होता है, कैपेसिटेंस नहीं होता। बताओ इस वक्त यहाँ से जितनी सेंडिंग एंड की करंट जाती है, वही रिसीविंग एंड की करंट आप लोगों को यहाँ मिल जाती है, ठीक है। इस केस में आप लोगों के पास आई एस इज इक्वल टू आई आर होता है, क्लियर, दिस इज।
यहाँ आ जाए। अगर मैं इसका पाई मॉडल से कंपैरिजन कराऊं तो पाई मॉडल के बारे में आप लोग जानते हैं। पाई मॉडल में आप लोगों के पास सीरीज में तो आर और एल होता है, आर एंड एल, बट पैरेलल में क्या होता है, C/2, C/2। दिस इज हमारे पास, दीज आर द करंट्स, दीज आर दी करंट्स। क्लियर? यहाँ जाइए, लिसन वेरी, करंट बढ़ जाएगी बिकॉज ऑफ नो कैपेसिटेंस। बिल्कुल आयुष, में वही बता रहा हूँ, ध्यान से समझना। आप लोगों को याद है यहाँ पर कैपेसिटेंस का इफेक्ट है तो आईसी भी आएगा और आईआर भी आएगा। क्लियर? ध्यान रखना, कैपेसिटर की करंट, आप लोगों का लोड कौन सा है, लैगिंग लोड बोला है। सोलो लोड लैगिंग है और कैपेसिटर क्या है, लीडिंग है। बताओ लैगिंग और लीडिंग एक दूसरे का क्या करेंगे, अपोज। तो आप लोगों की ओवरऑल करंट अगर मैं यहाँ से आईएस मेजर करूँ तो ध्यान रखना यहाँ पर तो आईएस का वैल्यू कम होगा कंपेयर टू, अगर मैं इसके बात करूँ तो यहाँ आईएस का वैल्यू क्या होगा, ज्यादा, क्योंकि यहाँ पर इंडक्टिव लोड है और देखो लाइन भी इंडक्टिव ही है। इंडक्टिव इंडक्टिव एक ही डायरेक्शन में ऐड हो जाएंगे। यहाँ कोई कैपेसिटर नहीं है तो इंडक्टिव लोड का अपोज करने के लिए कोई कैपेसिटर ना होने की वजह से यहाँ सेंडिंग एंड की करंट क्या होगी, हायर होगी। तो पहला 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 शॉर्ट लाइन के साथ अगर देखा जाए तो सेंडिंग एंड की करंट क्या होगी, ज्यादा होगी। सेंडिंग एंड की करंट क्या होगी, ज्यादा होगी। सेकंड, सेंडिंग एंड की पावर के बारे में बात करना है। ठीक, बताओ पीएस बराबर क्या होता है, वीएस इंटू आई एस। बताओ सेंडिंग एंड की करंट ज्यादा है तो सेंडिंग एंड की पावर भी ज्यादा होगी, सेंडिंग एंड की पावर भी ज्यादा होगी। यहाँ पर आ जाइए। बिल्कुल राहुल, राहुल ने एबीसीडी पैरामीटर के हिसाब से आंसर दिए हैं, तो आप चाहो तो एबीसीडी पैरामीटर के हिसाब से दे दीजिए, अदरवाइज ये सिंपल कंक्लूजन है, ठीक है ना। कैपेसिटर का इफेक्ट होगा तो आप लोगों की हर चीजें डिक्रीज होंगी, ठीक है ना। बस कैपेसिटर के इफेक्ट में एक चीज है जो इंक्रीज होती है, यू नो व्हाट। बताओ कैपेसिटर की वजह से सिर्फ क्या होता है, कैपेसिटर जब भी आता है तो ध्यान रखना, कैपेसिटर की वजह से होता है फेरांटी इफेक्ट। क्या होता है, फेरांटी इफेक्ट। क्या होता है, फेरांटी इफेक्ट। फेरांटी इफेक्ट का मतलब आप लोगों के रिसीविंग एंड का वोल्टेज किस पर, नो लोड पर बहुत ज्यादा होता है। सिर्फ ये एक ही चीज है जो कैपेसिटर बढ़ा के देता है, बाकी हर चीज को डिक्रीज करता है। कैपेसिटर सिर्फ एक ही चीज बढ़ाता है, ध्यान से याद रखो, कौन, फेरांटी इफेक्ट करवाता है कैपेसिटर, यानी रिसीविंग एंड पर नो लोड पर वोल्टेज सेंडिंग एंड से भी ज्यादा बना देता है। तो सिर्फ क्या बढ़ा देता है, रिसीविंग एंड का वोल्टेज नो लोड पर। कौन सा इफेक्ट, फेरांटी इफेक्ट, किसके केस में, कैपेसिटर के केस में। क्लियर है? यहाँ आ जाइए, यहाँ आ जाइए। थर्ड, आप लोगों से यहाँ पर वोल्टेज रेगुलेशन ही पूछा है। बताओ वोल्टेज रेगुलेशन का फॉर्मूला क्या होता है, रिसीविंग एंड का वोल्टेज एट नो लोड माइनस रिसीविंग एंड का वोल्टेज एट फुल लोड अपॉन रिसीविंग एंड का वोल्टेज एट फुल लोड। दिस इज द फॉर्मूला। क्लियर? मुझे बताइए, कैपेसिटर के केस में रिसीविंग एंड का नो लोड वोल्टेज ज्यादा होता है, तो बिना कैपेसिटर के केस में, विदाउट कैपेसिटर, रिसीविंग एंड का वोल्टेज नो लोड पर क्या होगा, कम होगा। बताओ ये कम होगा तो यहाँ वोल्टेज रेगुलेशन क्या होगा, कम होगा। तो ध्यान रखना, आईएस ज्यादा होगा, सेंडिंग एंड का पावर ज्यादा होगा। अगर मैं बात करूं यहाँ पर वोल्टेज रेगुलेशन की, तो मुझे यहाँ पर आ जाइए, हम लोग यहाँ बात कर लेते हैं। दिस इज हियर, क्या क्या पूछा है कि यहाँ पर क्या क्या इंक्रीज हो रहा है, ठीक है। अच्छा, अच्छा रेगुलेशन है ये तो, दिस इज रेगुलेशन और एफिशिएंसी, तीन चीजें बतानी है, ठीक है। यहाँ पर आ जाइए, यहाँ पर आ जाइए, यहाँ पर आ जाइए। दिस इज नॉट, ये मैं यहाँ पर नहीं, यहाँ पर बता रहा था, देखो, हियर हियर हियर। ध्यान रखना, कैपेसिटर दूसरा काम करता है पावर फैक्टर इंप्रूवमेंट का, आपको अच्छे से याद है। जितना ज्यादा लैगिंग लोड होगा, ध्यान रखना ये वोल्टेज रेगुलेशन नो लोड पर ही नहीं, दूसरा ये भी काम करेगा। हमने नो लोड पर ले लिया, लेकिन यहाँ तो लोड कनेक्ट है ना, तो बताओ लोड कनेक्ट होने के केस में बताओ कौन सा लोड है, इंडक्टिव लोड है, आरएल लोड है, इंडक्टिव लोड है। बताओ इंडक्टिव लोड पावर फैक्टर ज्यादा किसकी डिमांड करेगा, क्यू की, तो पावर फैक्टर को खराब करेगा। जबकि आपको याद है कैपेसिटर लाके पावर फैक्टर को क्या करेगा, इंप्रूव करेगा। पावर फैक्टर इंप्रूव करने का मतलब है ये आपकी क्यू की डिमांड को क्या करेगा, आपकी क्यू की डिमांड को डिक्रीज करेगा। क्यू की डिमांड को डिक्रीज करेगा, और क्यू वोल्टेज ड्रॉप के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, तो वोल्टेज ड्रॉप को भी डिक्रीज करेगा, यानी ये वोल्टेज ड्रॉप को डिक्रीज करेगा कैपेसिटर। जहां कैपेसिटर नहीं है वहां ध्यान रखना वोल्टेज रेगुलेशन क्या होगा, ज्यादा होगा। तो कैपेसिटर ध्यान रखना वोल्टेज को बैलेंस करने, वोल्टेज रेगुलेशन को इंप्रूव करने के लिए काम आता है, ठीक है ना। यहाँ पर अगर मैं बात करूं तो ध्यान रखना हमारे पास वोल्टेज रेगुलेशन ज्यादा होगा, दीज थ्री आर करेक्ट।
चौथा आप लोगों से एफिशिएंसी पूछा हुआ है। बताइए एफिशिएंसी का फॉर्मूला कितना होता है? रिसीविंग एंड की पावर अपॉन सेंडिंग एंड की पावर, यही होता है। इनटू यहाँ पर कितना लगाएंगे? 100%। मुझे बताओ सेंडिंग एंड की पावर बढ़ रही है तो एफिशिएंसी क्या होगा? डिक्रीज होगा। आप लोगों से पूछा कौन कौन सी वैल्यूज ज्यादा होंगी, तो देखो वैल्यूज कौन कौन सी ज्यादा होंगी, ये तीन वैल्यूज शॉर्ट लाइन के लिए। कौन सी तीन वैल्यूज? एक तो सेंडिंग एंड की करंट ज्यादा होगी, दूसरा रिसेंडिंग एंड की पावर ज्यादा होगी, तीसरा शॉर्ट लाइन का वोल्टेज रेगुलेशन भी क्या होगा? ज्यादा होगा। क्लियर होगा आई थिंक। ये तीन चीजें ध्यान रखना। जहां पर कैपेसिटर होता है पावर फैक्टर को इम्प्रूव करता है। पावर फैक्टर जब भी आप लोगों के पास इंप्रूव होगा तो ध्यान रखना क्यू का वैल्यू रिड्यूस होगा, रिएक्टिव पावर की डिमांड कम होगी, जिससे वोल्टेज ड्रॉप भी कम होंगे तो वोल्टेज रेगुलेशन भी कम होगा। इसमें वोल्टेज रेगुलेशन कम हो रहा है यानी जहां कैपेसिटर नहीं है वहां वोल्टेज रेगुलेशन क्या होगा? ज्यादा होगा। तो ध्यान रखना यहाँ तीन चीजें इंक्रीज होगी। तो आई थिंक आप लोगों का 1, 2 एंड 3 वाला ऑप्शन सही है। यहाँ आ जाइए। तो आई थिंक पहली बात तो ये क्लियर होगा आई थिंक। यहाँ आ जाइए। यहाँ अगर हम लोग बात करें हियर, आप लोगों से पूछा है कि आप लोगों के पास कौन कौन से वैल्यूज हायर होंगे। तो सेंडिंग एंड का करंट हायर है, पावर हायर है और रेगुलेशन हायर है। एफिशिएंसी क्या हो रही थी? डिक्रीज हो रही थी। कौन सी लाइन के लिए? शॉर्ट लाइन के लिए। तो बताइए आप लोगों का कौन सा आंसर आ जाएगा? सी वाला। इट मीन्स 1, 2 एंड 3 आर हायर। 1, 2 एंड 3 आर हायर। इनका वैल्यू हायर होगा। आई थिंक क्लियर होगा आप लोगों को क्वेश्चन। ध्यान रखना तीन वैल्यूज, सही तीन वैल्यूज। ठीक है। दोबारा से देख लेना। यहाँ पर हमारे पास मैंने आप लोगों को सॉल्यूशन बताया था, दिस इज द सॉल्यूशन। ये हमारे पास दिस इज। ध्यान रखना कैपेसिटर पावर फैक्टर। आई थिंक सेंडिंग एंड की करंट और सेंडिंग एंड की पावर तो क्लियर होगा। सेंडिंग एंड की करंट की बात करूं तो ध्यान रखना यहाँ पर सेंडिंग एंड की करंट जो है वो क्या होगी? ज्यादा होगी। क्यों? क्योंकि आई एस इज टू आई आर है। कोई पावर कैपेसिटर में नहीं जा रही है, पूरी की पूरी पावर आई एस इज टू आई आर के बराबर होगी। तो हाईएस्ट करंट इसी में मिलेगी आप लोगों को। करंट ज्यादा है तो पावर भी ज्यादा होगी। ध्यान रखना पाई मॉडल में तो कैपेसिटर पावर फैक्टर को इंप्रूव कर देता है। पावर फैक्टर इंप्रूव हो जाएगा तो क्यू की डिमांड कम हो जाएगी, रिएक्टिव पावर कम। बट पावर फैक्टर से समझ रहे हो ना आप लोग? कैपेसिटर क्या करता है? एवरीवन नो सर, पावर फैक्टर को इंप्रूव कर देता है। पावर फैक्टर का मतलब किसको इंप्रूव कर देता है? कॉस थीटा को इंप्रूव कर देता है। आप सब जानते हैं क्यू बराबर क्या होता है? वी आई साइन थीटा। मुझे बताओ कॉस थीटा बढ़ेगा तो साइन थीटा क्या होगा? कम होगा। तो क्यू भी क्या होगा? कम। तो वोल्टेज रेगुलेशन भी क्या होगा? कम। यानी वोल्टेज रेगुलेशन, वोल्टेज ड्रॉप को वोल्टेज रेगुलेशन कहते हैं, वो भी हमारा कम होगा। वहां वोल्टेज रेगुलेशन कम हो रहा है यानी यहाँ वोल्टेज रेगुलेशन क्या होगा? ज्यादा। क्लियर होगा आई थिंक। नहीं समझ में आया? वोल्टेज रेगुलेशन समझ में नहीं आया आई थिंक। गौतम देखो मैंने दोबारा रिपीट किया, आई थिंक ये क्लियर होगा। ध्यान रखना इंडक्टिव लोड दिया हुआ है आप लोगों को। इंडक्टर का अपोज करने के लिए कौन आता है? कैपेसिटर। कैपेसिटर हमेशा किसको इंप्रूव करता है? पावर फैक्टर को। पावर फैक्टर का मतलब किसे इंप्रूव करता है? कॉस थीटा को। कॉस थीटा इंक्रीज होगा तो साइन थीटा क्या होगा? डिक्रीज। साइन थीटा डिक्रीज होगा तो क्यू भी क्या होगा? डिक्रीज। एंड यू शुड नो अबाउट इट कि रिएक्टिव पावर वोल्टेज ड्रॉप के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। अगर रिएक्टिव पावर की डिमांड कम हो जाएगी कैपेसिटर के वजह से तो वोल्टेज ड्रॉप भी कम हो जाएंगे। तो वोल्टेज ड्रॉप का मतलब वोल्टेज रेगुलेशन भी कम हो जाएंगे। वोल्टेज रेगुलेशन कम किस केस में होता है? पाई मॉडल के केस में। बट हमसे कहाँ पूछा है? हम लोगों से शॉर्ट लाइन के लिए पूछा है। तो शॉर्ट लाइन में वोल्टेज रेगुलेशन क्या होगा? ज्यादा। हेमंत ने लिखा है सेम वोल्टेज के लिए अगर डिस्ट्रीब्यूशन का वोल्टेज एन टाइम्स कर दें तो क्रॉस सेक्शन पर क्या फर्क पड़ेगा? हेमंत वी विल टॉक अबाउट दैट। अभी डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम नहीं, अभी यहाँ पर बात करो। डिस्ट्रीब्यूटर थोड़े ना चल रहा है अभी, तो ये ट्रांसमिशन चल रहा है। वो आपका क्वेश्चन जो आज हमारे पास 70 या 72 मार्क्स का नंबर का क्वेश्चन है, हम लोग वहां पर डिस्कस करेंगे। ठीक है हेमंत? ये बताइए ये क्लियर है क्या? गौतम इज इट क्लियर? वोल्टेज रेगुलेशन क्लियर है? देखिए यहाँ पर ओवरऑल मैंने पूरा डेटा लिखा हुआ है। ध्यान रखना है कैपेसिटर के केस का डेटा दिया हुआ है। यहाँ वोल्टेज रेगुलेशन डिक्रीज हो रहा है तो यहाँ वोल्टेज रेगुलेशन इंक्रीज होगा। क्लियर गौतम? ओके चलिए नेक्स्ट आगे चलते हैं। आगे चलते हैं। आपका जो भी क्वेश्चन है हेमंत वी विल डिस्कस आगे आएगा। ठीक है ना? मैं वहां पर डिस्ट्रीब्यूटर भी बढ़ाऊंगा और फीडर भी बताऊंगा। ठीक है? यहाँ आ जाइए। नेक्स्ट क्वेश्चन पर अब हम लोग चलेंगे हमारे पास। दिस इज द नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ भाई ये क्वेश्चन देखिए आप लोग, है ना? दिस इज द क्वेश्चन। ये क्वेश्चन देखिए आप लोग। अगर एक शॉर्ट लेंथ की केबल कनेक्ट कर दी जाए ओवरहेड लाइन के बाद, शॉर्ट लेंथ की केबल कनेक्ट कर दी जाए, तब आप लोगों के पास यहाँ पर इनमें से कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट होगा? व्हेन वोल्टेज एंटरिंग विच ऑफ द फॉलोइंग विल डिक्रीज। इनमें से कौन सी वैल्यूज डिक्रीज होंगी? इन तीनों में से बताइए। अगर हम एक ओवरहेड लाइन के बाद ट्रांसमिशन लाइन के बाद एक केबल कनेक्ट कर दे तो, केबल, क्वेश्चन को पढ़ो आराम से।
अगर ये कह रहा है कि किसी सब स्टेशन के एंड पर ट्रांसमिशन लाइन जहाँ खत्म होती है, वहां पर अगर एक केबल कनेक्ट कर दी जाए तो इनमें से कौन सी वैल्यूज डिक्रीज होंगी? शायद आपने इनके नाम सुने हो, वेलोसिटी ऑफ प्रोपेगेशन, स्टिफनेस ऑफ वोल्टेज वेव एंड मैग्नीट्यूड ऑफ वोल्टेज वेव। इनके बारे में बात चल रही है। गिव मी द आंसर। आप लोगों का यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा? गिव मी द आंसर। तो ए, बी, सी एंड डी, बताइए कौन से वैल्यूज डिक्रीज होंगे? अनीता, मैं दिखाई नहीं दे रहा हूँ? क्या हो गया? हाँ भाई, मैं बाकी को तो दिखाई दे रहा हूँ ना। क्वेश्चन भी नहीं दिख रहा? दिख पा रहा है? क्वेश्चन भी नहीं दिख रहा, सब दिख तो रहा है बोर्ड पर। भाई कोई विजिबिलिटी इश्यू है क्या किसी को? देखिए, देखो सब दिख रहा है ना? देखिए आराम से। क्वेश्चन आई थिंक दिख रहा होगा, विजिबल होगा। देखिए यहाँ पर। हाँ तो भाई मैक्सिमम का आंसर बी आ रहा है, 2 and 3। 2 and 3। 2 and 3। दिख रहा है भाई, सबको दिख रहा है। ललित का भी ललित का आता है इशू, ब्राइटनेस कम करो, किसी का आता है ब्राइटनेस बहुत है सर, किसी का आता है ब्राइटनेस कम है। अरे ब्राइटनेस लाइट की नहीं है, वो तो आपका टीचर चमक रहा है ना, टीचर के चेहरे पे ब्राइटनेस ज्यादा है इसलिए चमक रहा है, ठीक है ना। अब वो तो कैसे कम करेंगे हैं? खुशी है आप लोगों को पढ़ाने की, इसलिए ब्राइट हो रहा है ना। देखो यहाँ देखो। हाँ तो बी आंसर मैक्सिमम लोगों का आ रहा है, आयुष का ए आंसर आया है। ठीक है, देखो यहाँ पर आ जाइए। हाँ अनन्या, शायद नेटवर्क प्रॉब्लम होगा। ये देखिए, देखो केबल कनेक्ट करने, शॉर्ट लाइन की केबल कनेक्ट करने से क्या होता है, तो आप लोगों को आई थिंक पता होना चाहिए, ध्यान रखना। जब भी हम शॉर्ट लेंथ की केबल कनेक्ट करते हैं तो केबल की वजह से क्या होता है, तो आप लोगों को केबल का आई थिंक पता होना चाहिए कि ट्रांसमिशन लाइन के लास्ट में आप लोग केबल लगाओगे तो केबल के लिए हमारे पास सर्ज इम्पीडेंस कम होता है। पहले तो ये समझो, क्या कम होता है? केबल का सर्ज इम्पीडेंस कम होता है। अब यहाँ पर बात हो रही है मैग्नीट्यूड ऑफ द वोल्टेज वेव एंड स्टिफनेस ऑफ द वोल्टेज वेव। पहले तो मैग्नीट्यूड और स्टिफनेस में डिफरेंस समझो। देखो, मैग्नीट्यूड तो क्या होता है, वोल्टेज का मैग्नीट्यूड की बात है, ठीक है ना। स्टिफनेस क्या होता है? स्टिफनेस का मतलब होता है ये, दिस इज द स्टिफनेस। ये जो पॉइंट है स्टिफनेस, स्टिफनेस का मतलब ये तीखापन, दिस इज तीखापन का मतलब इसके रेट ऑफ राइज ऑफ वोल्टेज का वैल्यू क्या होगा। क्या क्या क्या? स्टिफनेस ऑफ वोल्टेज का मतलब क्या? रेट ऑफ राइज ऑफ वोल्टेज, यानी कि वोल्टेज की अचानक से बढ़ने की रेट क्या होगी। तो स्टिफनेस का मतलब क्या होता है? वोल्टेज के बढ़ने की रेट, जिसको आई थिंक आप सर्किट ब्रेकर में ट्रिपल आरवी भी कहते हो, रेट ऑफ राइज ऑफ री स्ट्राइकिंग वोल्टेज कहते हो ना आप लोग, ठीक है। बस यहाँ वहां वहां से ही आप लोग इसको वहां से भी समझ सकते हो। बताइए आप लोगों के पास सबसे पहले अगर मैं वोल्टेज की बात करूं तो हमारे पास ध्यान रखना, जब भी आप लोग केबल कनेक्ट करते हो तो ध्यान रखना, व्हेन वोल्टेज वेव इज एंटरिंग फ्रॉम ओवरहेड लाइन टू द केबल, तो ध्यान रखना वोल्टेज का मैग्नीट्यूड जो है वो रिड्यूस हो जाता है, ठीक है ना। वोल्टेज का वेवफॉर्म रिड्यूस क्यों हो जाता है, तो ध्यान रखना सबसे पहले सपोज हमारे पास यहाँ पर ट्रांसमिशन लाइन है, आप जिसे ओवरहेड लाइन भी कह सकते हैं। उसके बाद हम लोगों ने लास्ट में केबल लगा दी, केबल लगा दी। आप लोगों को पता होना चाहिए ओवरहेड लाइन का सर्ज इम्पीडेंस लगभग लगभग 400 ओम हम लोग लेते हैं, जबकि केबल का सर्ज इम्पीडेंस देखें तो हमारे पास 40 ओम ही आता है। कितना? 40 ओम। क्लियर है? ध्यान रखना, इसका सर्ज इम्पीडेंस 40 ओम होता है और इसका सर्ज इम्पीडेंस 40 ओम होता है। ध्यान रखना, हमारे पास सर्ज इम्पीडेंस जितना हमारे पास कम होता है, हमारे पास पावर ट्रांसमिशन कैपेसिटी, अगर मैं यहाँ पर बात करूँ ट्रांसमिशन लाइन में, तो सर्ज इम्पीडेंस ज्यादा होने की वजह से ध्यान रखना हमारे पास यहाँ वोल्टेज का लेवल भी अच्छा बना रहता है, यानी स्टेप अप करके भेजते हैं हम लोग वोल्टेज को, जनरेशन से स्टेप अप करके ट्रांसमिशन लाइन के थ्रू भेजते हैं, तो ध्यान रखना वीएस और वीआर को बढ़ा के भेजते हैं, ठीक है ना। बट अगर मैं यहाँ पर बात करूं, जब ये केबल में एंटर होगा तो सर्ज इम्पीडेंस डिक्रीज होगा, तो ध्यान रखना इसके साथ वोल्टेज के मैग्नीट्यूड भी डिक्रीज हो जाते हैं, ठीक है ना। धीरज, बिल्कुल केबल का 40 हो जाता है हमारे पास, तो ध्यान रखना जैसे ही केबल में एंटर करोगे आप लोगों के वोल्टेज का मैग्नीट्यूड भी डिक्रीज हो जाता है। सर कैसे? तो ध्यान से सुनना, हमारे पास आप लोगों के पास इससे रिलेटेड रिफ्लेक्शन कॉफिशिएंट नाम का एक फॉर्मूला होता है, वी आर अपॉन वी आई, ठीक है ना। और एक होता है हमारे पास V अपॉन वी आई थिंक आप लोगों को याद हो तो मैंने थोड़े दिन पहले पढ़ाया था, जिसे हम ट्रांसमिशन एफिशिएंसी कॉफिशिएंट कहते हैं। क्या कहते हैं? ट्रांसमिशन एफिशिएंसी कॉफिशिएंट। यहां से इस क्वेश्चन को आप बताएंगे, ध्यान से समझना। लाइन और केबल के बीच का, लाइन और केबल के यहाँ इस जंक्शन पॉइंट का वोल्टेज हमारे पास ये V होता है। कौन होता है? V होता है, वी 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 वी।
जिसे आप ध्यान रखना रिसीविंग एंड का वोल्टेज या लोड एंड का वोल्टेज बोल देते हो। मुझे बताओ ये ट्रांसमिशन लाइन के बाद केबल कनेक्ट है, ध्यान रखना जो भी पीछे कनेक्ट होता है वो एक तरह से लोड की तरह बिहेव करता है। तो आप इस Z0 को एक्चुअल में Z0 नहीं, आप इसे ZL इज इक्वल टू 40 ओम कहेंगे कि सर इसका लोड इंपिडेंस 40 ओम है और इसका सर्ज इंपिडेंस कितना है 400 ओम। जो आगे कनेक्ट होगा उसका सर्ज इंपिडेंस लिया जाएगा, ठीक है। और यहाँ पर अगर बात करें तो केबल जो है वो पीछे तो उसका 40 ओम लिया जाएगा, ठीक है ना। चलिए हमारे पास आगे बात को ध्यान से समझते जाना। इसका फॉर्मूला कितना होता है, इसका फॉर्मूला होता है ट्वाइस ऑफ ZL अपॉन ZL प्लस Z0। दिस इज द फॉर्मूला। क्यों, बिल्कुल राहुल एकदम सही फॉर्मूला बताए हैं। मुझे बताइए अगर आप लोग यहाँ से V निकालें तो VI तो इधर चला जाएगा, VI जो यहाँ से ट्रेवल होके आ रहा है, ध्यान रखना VI जो यहाँ से ट्रेवल होकर आ रहा है, और V जो यहाँ केबल के अंदर एंटर होगा, केबल में के अक्रॉस वोल्टेज होगा, ठीक है ना। तो देखो ट्रांसमिशन लाइन में तो VI आ रहा था, अब क्या हुआ, ZL का वैल्यू पुट करो तो बताओ लोड की जगह कितना ओम रखेंगे, 40 ओम। दिस इज 40 ओम। नीचे बात करें तो ZL 40 और Z0 है 400। मुझे बताइए इससे आंसर कितना आ जाएगा, तो आप इसको कैलसी से निकाल लीजिए। जैसा भी आप लोगों का आंसर आ रहा है, आई थिंक इट इज 2 इंटू 40 अपॉन 440, तो आप लोगों के पास 0.18, भाई 1 से तो कम ही आना है। तो ध्यान रखना ये आप लोगों का आ रहा है 0.18। इसका मतलब आप लोग यहाँ से कह सकते हैं कि V इज इक्वल टू 0.18 VI आ रहा है। इसका मतलब आप कह सकते हैं कि आपका V का वैल्यू VI से क्या आ रहा है, छोटा आ रहा है। तो बताओ केबल में जो वोल्टेज एंटर करने जा रहा है, बताओ उसका वैल्यू इंसिडेंट यानी ट्रांसमिशन लाइन से आने वाले वोल्टेज से क्या होगा, कम होगा। तो बताओ डिक्रीज क्या हो रहा है, क्या वोल्टेज का मैग्नीट्यूड डिक्रीज हो रहा है क्या। हाँ सर बिल्कुल डिक्रीज हो रहा है। वोल्टेज का मैग्नीट्यूड क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। धीरज ने एकदम सही बताया, इट इज 0.18 आई VI। ध्यान रखना VI इधर गया। पहले मुझे बताओ ये फॉर्मूला आप लोगों को मैंने अभी आप लोगों की एक क्लास में बताया था, इसको पूरा पढ़ाया था, ये फॉर्मूला याद है कि नहीं। दिस इज द ट्रांसमिशन एफिशिएंसी कोएफिशिएंट। मैंने वहां बताया था दो फॉर्मूला होते हैं, एक होता है रिफ्लेक्शन कोएफिशिएंट, एक होता है ट्रांसमिशन एफिशिएंसी कोएफिशिएंट। ट्रांसमिशन एफिशिएंसी कोएफिशिएंट का फॉर्मूला क्या होता है, V अपॉन VI। V अपॉन VI फॉर्मूला ट्वाइस ऑफ ZL अपॉन ZL प्लस Z0। क्लियर है, हाँ पंकज याद है, बिल्कुल ठीक, वेरी गुड। तो एफिशिएंसी का फॉर्मूला लगाया तो हमारे पास V आया। V का मतलब जो केबल के अक्रॉस वोल्टेज और VI जो ट्रांसमिशन लाइन में से ट्रेवल होकर आ रहा है। तो बताओ V का वैल्यू यानी केबल में एंटर होने वाले वोल्टेज का वैल्यू VI से क्या है, छोटा आ रहा है, 0.18 टाइम्स आ रहा है, 18% आ रहा है, ठीक है। पीयूष ने रिफ्लेक्शन कॉफिशिएंट का फॉर्मूला दिया है, बिल्कुल पीयूष, बिल्कुल राहुल, आप लोगों के रिफ्लेक्शन कॉफिशिएंट के फॉर्मूला सही है, लेकिन अभी उनकी यहाँ पर कोई जरूरत नहीं है। रिफ्लेक्शन नहीं, हमको तो लोड के अक्रॉस यानी केबल का वोल्टेज निकालना था। तो आई थिंक आप लोगों को फॉर्मूला के अकॉर्डिंग V लेस देन VI यानी थर्ड वाला किस तरह से डिक्रीज हुआ, रिड्यूस हुआ, आई थिंक ये क्लियर हो गया होगा, ठीक है। नेक्स्ट आप लोगों के पास मैग्नीट्यूड के बाद है वोल्टेज वेव की स्टिफनेस। वोल्टेज वेव की क्या, स्टिफनेस। स्टिफनेस का मतलब है वोल्टेज के बढ़ने की रेट। तो ध्यान रखना अगर आप लोग यहाँ पर इस फॉर्मूला का अगर डिफरेंशिएशन ले लो, सर इसका डिफरेंशिएशन करें कैसे करेंगे, देखो इसके डिफरेंशिएशन का मतलब है आप इसका लाप्लास ले लो। आपको याद है जब भी आप डिफरेंशिएशन लेते हो dv बाई dt, तो बताओ dv बाई dt का मतलब क्या ले लेते हो आप, svs। svs का मतलब जब dv बाई dt को लाप्लास में कन्वर्ट करते हो तो किससे मल्टीप्लाई हो जाता है, svs से। तो ध्यान रखना अगर आप इसे लाप्लास लेकर सॉल्व करेंगे ना, यानी अगर आप इसका डिफरेंशिएशन करेंगे ना, तब भी आप लोगों के पास यही फॉर्मूला बनेगा और टाइम की फॉर्म में फॉर्मूला बनेगा। और ध्यान रखना वेवफॉर्म एक्सपोनेंशियली डिक्रीजिंग फंक्शन आता है, क्या आता है, क्या आता है, क्या आता है, क्या आता है, एक्सपोनेंशियली डिक्रीज फंक्शन आता है। एक्सपोनेंशियली डिक्रीज फंक्शन का मतलब है कि आप लोगों की इसकी स्टिफनेस ध्यान रखना क्या होती है, डिक्रीज। अगर आपसे पूछ ले किस तरह से डिक्रीज होती है, तो रिमेंबर दिस थिंग, इसकी स्टिफनेस एक्सपोनेंशियली डिक्रीज होती है। कैसे डिक्रीज होती है, एक्सपोनेंशियली डिक्रीज होती है। बिल्कुल हिमांशु आपके आंसर दोनों फॉर्मूला क्लियर हैं। तो ध्यान रखना हमारे पास स्टिफनेस भी डिक्रीज होती है, किस हिसाब से डिक्रीज होती है, एक्सपोनेंशियली डिक्रीज होती है। क्लियर है, क्लियर होगा आई थिंक। चले आगे, चले यहाँ आ जाए, ठीक है। केबल का 50 होता है ना सर्ज इम्पिडेंस, विकास 40 कहीं पर जगह देते हैं, कहीं जगह 50 दे देते हैं। इट इज नियर अबाउट, इट इज इन द रेंज ऑफ 40 to 50 ओम, डोंट वरी अबाउट दैट,
ठीक है। जैसे ओवरहेड लाइन का भी आप 400 भी ले लेते हैं, और ये 400 टू 500 के बीच में होता है, किससे, 400 से 500 के बीच में। ठीक है। आई थिंक अब आप लोगों के ये सब कंसेप्ट क्लियर होंगे। तो वोल्टेज का मैग्नीट्यूड तो ट्रांसमिशन एफिशिएंसी कोएफिशिएंट से, स्टिफनेस की बात करें तो आप अगर इसका लाप्लास लेंगे तो एक्सपोनेंशियली डिक्रीजिंग फंक्शन बनता है। ठीक है ना। लाप्लास ले लें, फिर उसका इनवर्स लाप्लास लोगे डिफरेंशिएशन के लिए, तो यहाँ इनवर्स लाप्लास आप लोगों का इसका एक्सपोनेंशियली डिक्रीजिंग फंक्शन आता है। तो डिक्रीज स्टिफनेस यानी इसके बढ़ने की रेट भी डिक्रीज होती है, कैसे, एक्सपोनेंशियली। लिख लेना अपनी कॉपी में, एक्सपोनेंशियली इसकी स्टिफनेस डिक्रीज होती है। बात आती है वेलोसिटी ऑफ प्रोपेगेशन की। यू नो द फॉर्मूला ऑफ वेलोसिटी ऑफ प्रोपेगेशन, चलिए बात कर लेते हैं उसके बारे में। तो पहले तो मैं इन सब चीजों को रब कर दूं, ठीक है। यहाँ आ जाइए, देखो क्या है हमारे पास स्टिफनेस, इसका वेलोसिटी ऑफ प्रोपेगेशन का फॉर्मूला। तो अभी तक 1 और 2 तो करेक्ट हो चुके हैं जो डिक्रीज हो रहे हैं। लेट्स टॉक अबाउट द वेलोसिटी ऑफ प्रोपेगेशन। देखो वेलोसिटी ऑफ प्रोपेगेशन का हमारे पास फॉर्मूला होता है vc इज इक्वल टू 3 × 10⁸ अपॉन अंडर रूट mu r epsilon r. This is the formula of velocity of propagation. 3 × 10⁸ किसका वैल्यू है, तो वो लाइट का वेलोसिटी है। आई थिंक आप लोग जानते हैं वो किसका वैल्यू होता है, वो अंडर रूट ऑफ म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट के अंडर रूट का होता है। म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू आप जानते हो, म्यू नॉट 4 पाई × 10⁻⁷ एप्सिलॉन नॉट क्या होता है, 8.854 × 10⁻12। उन दोनों को मल्टीप्लाई करके अंडर रूट लेके इनवर्स लोगे तो आपका लाइट का वेलोसिटी आ जाता है। ठीक है ना। आई एंड सी पे डिपेंड करता है अंकित सोनी, आई एंड सी पर क्या डिपेंड करता है, बिल्कुल ये वाला, हाँ 1/√LC भी लिख सकते हो, अदरवाइज ये भी लिख सकते हो। ठीक है ना। ये एक्चुअल फॉर्मूला होता है वीसी का। ठीक है ना। 1/LC में ध्यान रखना, आप एल और सी को सॉल्व करेंगे पंकज, तो एल का फॉर्मूला क्या होता है, μ/2π ln d/r। सी का फॉर्मूला क्या होता है आपका, 2πε/ln d/r। तो ln d/r से ln d/r कट जाएगा, तो ये फॉर्मूला आएगा। ठीक है। नाउ लिसन वेरी केयरफुली। बताओ हमारे पास, हम लोग केबल में एंटर करने जा रहे हैं। बताओ ओवरहेड लाइन के कंपैरिजन में केबल में, बताओ ओवरहेड लाइन में तो, ओवरहेड लाइन कहाँ होती है, बाहर। बताओ ओवरहेड लाइन के आसपास तो सारी क्या है, एयर 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 एयर। क्लियर है। वहां इंसुलेशन का परमिबिलिटी कितना होता है, म्यू आर बराबर सर 1 होता है एयर के लिए, और एयर के लिए एप्सिलॉन आर भी 1 होता है। सर वोल्टेज इंक्रीज करने में केबल के कैपेसिटर का कोई रोल नहीं है क्या, बिल्कुल लव, वो भी एक प्रैक्टिकल रीजन है कि ध्यान रखना, केबल के लिए, केबल के अंदर हमारे पास क्या होता है, कैपेसिटेंस इफेक्ट ज्यादा होता है, वो वोल्टेज राइज करता है। तो लव आप वो भी आंसर लगा सकते हैं। मैंने आप लोगों के जो थ्योरेटिकल कंसेप्ट आपने बताया है, मैंने उसको यहाँ पर, आप सॉरी आपका प्रैक्टिकल रीजन जो है, मैंने उसी को यहाँ पर न्यूमेरिकली एक्सप्लेन किया है। ठीक है ना लव। तो हम लोग आगे चलेंगे, यहाँ पर देखना, एफ और लेमडा भी एन, पता नहीं क्या कह रहे हैं, राम प्रवेश यादव, जो भी है। देखो ये फॉर्मूला आप लोगों का पढ़ा हुआ होना चाहिए, ध्यान से समझना। ओवरहेड लाइन के लिए, ओवरहेड का मतलब है बाहर हवा में, एयर के लिए म्यू आर और एप्सिलॉन आर का वैल्यू हर कोई जानता है 1 होता है। एयर के लिए म्यू आर यानी रिलेटिव परमिबिलिटी, और एप्सिलॉन आर का मतलब रिलेटिव परमिटिविटी, दोनों का वैल्यू 1 1 होता है। बताओ दोनों जगह 1 1 पुट कर दूं तो सिर्फ 3 × 10⁸ बच जाएगा लाइन के लिए तो। बट जैसे ही केबल में एंटर होंगे, आपको याद है केबल में हमारे पास जो इंसुलेशन होता है उसका म्यू आर और उसका एप्सिलॉन आर काफी ज्यादा होता है। केबल के लिए ध्यान रखना, केबल के इंसुलेशन का, केबल के अंदर जो इंसुलेशन होता है उसका परमिटिविटी काफी अच्छा खासा होता है। तो बताओ हमारे पास वेलोसिटी ऑफ प्रोपेगेशन क्या होता है, हमारे पास कम होना चाहिए। इसका मतलब एक और चीज डिक्रीज कर रही है, वो है वेलोसिटी ऑफ प्रोपेगेशन। दिस इज, तो ध्यान रखना यहाँ पर 1 2 एंड 3 यानी डी विल बी द करेक्ट आंसर। तीनों के तीनों यहाँ पर क्या होंगे, डिक्रीज होंगे। अगर आप चाहो तो मैं इस फॉर्मूला को डेराइव भी करा सकता हूँ, अगर आपको ये फॉर्मूला पता नहीं है। इफ यू वांट टू डेराइव इट तो बताइए, मैं बता सकता हूँ आपको, अगर नहीं है जरूरत तो बताइए, हम आगे बढ़े। डू यू वांट इट्स डेरिवेशन, या फिर आगे चलें, क्या आप इसका डेरिवेशन चाहते हो या आगे चलें। और पहले बताओ, अगर डेरिवेशन तो बाद में, फॉर्मूला से चीजें क्लियर हो रही है। हम लोग केबल में जब एंटर करेंगे तो आपको याद होना चाहिए, केबल में हमारे पास इंसुलेशन, आयुष मीणा नहीं, यस सर, नहीं नहीं और यस का सर का मतलब क्या है, मतलब बताएं इसका डेरिवेशन कि नहीं बताएं।
डेरिवेशन बताएं या नहीं बताएं, रहने दो सर, आयुष का आंसर है, क्लियर है सर, वेलोसिटी ऑफ प्रोपेगेशन वाला रिपीट कर दो सर। नीरज देखो, वेलोसिटी ऑफ प्रोपेगेशन का फॉर्मूला बताओ, अगर ओवरहेड लाइन के बारे में बात कर रहे हो, ट्रांसमिशन लाइन के बारे में, ठीक है ना, से क्लियर कर दीजिए। बस बिल्कुल, मैं आपका थर्ड ऑप्शन, अच्छा थर्ड ऑप्शन कौन सा, मैग्नीट्यूड वाला, मैग्नीट्यूड वाला तो बताया था ना अभी, वही वी अपॉन वी आई के हिसाब से, ठीक है ना। यहाँ आ जाइए, यहाँ आ जाइए, यहाँ आ जाइए, ध्यान से समझना, वेलोसिटी ऑफ प्रोपेगेशन। लिसन, मैं इसका डेरिवेशन भी बता दूंगा, ना बताएं सर, नहीं सर, अच्छा बताने की जरूरत नहीं है, इसमें मैं बहुत अच्छा क्वेश्चन बताऊंगा अभी एक, ठीक है ना, इसलिए इसका डेरिवेशन बताऊंगा, डेरिवेशन छोड़ो, चलो इसी में बता दूंगा, ठीक है ना। यहाँ पर देखना, पहले लिसन वेरी केयरफुली, कुछ लोगों ने वीसी के बारे में दोबारा पूछा है, ध्यान रखना, जब ओवरहेड लाइन के बारे में बात चल रही हो, तो ओवरहेड लाइन के लिए म्यू आर और एप्सिलॉन आर दोनों का वैल्यू क्या होता है, 1 1, दोनों 1 1 हो गए, तो सिर्फ कितना बचा, 3 × 10⁸ 8। बट जब मैं केबल में जाऊंगा, आप लोगों को पता होना चाहिए, अंडरग्राउंड केबल में हमारे पास इंसुलेशन एयर नहीं होती, अच्छा इंसुलेशन होता है, पीवीसी इंसुलेशन, पॉलीविनाइल क्लोराइड, या पेपर इंसुलेशन, या वीआईआर इंसुलेशन। बताइए, इन इंसुलेशन के बारे में बात करूं, तो इन इंसुलेशन का परमिटिविटी काफी अच्छा होता है, अच्छे डाइलेक्ट्रिक, अच्छे इंसुलेशन होते हैं केबल में, जिनका परमिबिलिटी जितना ज्यादा होगा, बताओ उनकी वेलोसिटी हमारे पास उतनी ही क्या होगी, कम होगी। तो ध्यान रखना, हमारे पास वेलोसिटी ऑफ प्रोपेगेशन भी यहाँ पर क्या होती है, डिक्रीज, किसके लिए, केबल के लिए। आई थिंक क्लियर होगा मेरे ख्याल से, ठीक। अब रही बात इस फॉर्मूला के डेरिवेशन की, कुछ लोगों को पता है, कुछ को नहीं है, जिनको पता है वो भी देखना, मैं इसमें से एक अच्छा क्वेश्चन उठाऊंगा, तो जिनको पता है उनको भी अफसोस नहीं होगा कि सर को, हमको जो पता है वो भी बता दिए। देखो यहाँ पर आ जाओ, ध्यान से याद रखना, सबसे पहले तो अगर मैं बात करूं वेवलेंथ के बारे में, डू यू नो अबाउट द वेवलेंथ, वेवलेंथ क्या होती है, तो ध्यान रखना, वेवलेंथ को हम लेमडा से डिनोट करते हैं, किससे डिनोट करते हैं, लेमडा से, जिसका यूनिट होता है मीटर। मीटर का मतलब ये एक तरह की लेंथ होती है, कुछ लोग इसका यूनिट एंगस्ट्रॉम बोलते हैं, तो देखो एंगस्ट्रॉम तो मीटर ही होता है ना, 1 मीटर में 10⁻⁻10 एंगस्ट्रॉम होता है, ठीक है ना। तो पहले तो ये देखो कि हमारे पास वेवलेंथ की एसआई यूनिट क्या होती है, मीटर होती है, यानी वेवलेंथ एक तरह की लेंथ होती है, ठीक है। आप लोग अपनी जब ट्रांसमिशन लाइन पढ़ते हैं, तब उसमें कांस्टेंट पढ़ते हैं बीटा, जिसे कहते हैं फेज कांस्टेंट। तीन कांस्टेंट पढ़ते हो, कौन कौन, एक होता है गामा, एक होता है अल्फा, एक होता है जे बीटा। गामा का क्या नाम होता है, प्रोपेगेशन कांस्टेंट। अल्फा का क्या नाम होता है, अटेनुएशन कांस्टेंट, थ्योरी पढ़ेंगे तब पता चलेगा। बीटा का क्या नाम होता है, इसे कहते हैं फेज कांस्टेंट। बीटा जो होता है वो हमारा फेज एंगल डिसाइड करता है, ध्यान रखना, इस बीटा को, जो कि हमारा फेज कांस्टेंट है, ये बीटा, ध्यान रखना, जब किसके साथ मल्टीप्लाई होता है, वेवलेंथ यानी लेमडा के साथ, तो ध्यान रखना ओवरऑल कितना एंगल ट्रेवल करवाता है, 2 पाई एंगल ट्रेवल करवाता है। तो ध्यान से समझना, ध्यान से समझना, बीटा लेमडा यानी फेज कांस्टेंट जब वेवलेंथ से मल्टीप्लाई होगा, तो ध्यान रखना इससे जो एंगल बनेगा वो किसके बराबर होना चाहिए, 2 पाई। 2 पाई का मतलब है, मुझे बताओ एक साइकिल को कंप्लीट करने में कितना एंगल हम लोग ट्रेवल कर लेते हैं, 2 पाई। ध्यान रखना, एक कंप्लीट साइकिल को ट्रेवल करने में आप जितना एंगल नहीं, जितनी डिस्टेंस ट्रेवल करते हो, उस डिस्टेंस को क्या कहते हैं, वेवलेंथ। तो ध्यान रखना, वेवलेंथ क्या होती है, तो आप वेवलेंथ के लिए कहोगे, टू ट्रेवल द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाई, द डिस्टेंस ट्रेवल्ड करस्पॉन्डिंग टू द फेज चेंज ऑफ 2 पाई। एक साइकिल यानी कि 2 पाई एंगल को चेंज करने में, या 2 पाई एंगल को ट्रेवल करने में आप जितनी डिस्टेंस ट्रेवल करते हो, उसे क्या कहते हैं, वेवलेंथ। वेवलेंथ का डेफिनेशन अपनी कॉपी में लिख लेना, द डिस्टेंस ट्रेवल्ड करस्पॉन्डिंग टू, द डिस्टेंस ट्रेवल्ड करस्पॉन्डिंग टू द फेज चेंज ऑफ 2 पाई इज कॉल्ड वेवलेंथ। या फिर कह सकते हो, एक कंप्लीट साइकिल पूरा करने में जितनी दूरी तय करते हो, उसे क्या कहते हैं हम लोग, वेवलेंथ कहते हैं। क्लियर होगा, आई थिंक क्लियर। यहाँ आ जाइए, अगर मैं यहाँ से वेवलेंथ का यानी लेमडा का फॉर्मूला लिखना चाहूँ, तो मुझे बताइए यहाँ से लेमडा का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, तो लेमडा का फॉर्मूला होता है हमारे पास 2 पाई अपॉन बीटा, दिस इज द फॉर्मूला ऑफ वेवलेंथ। क्लियर है, क्लियर। लिसन वेरी केयरफुली, लिसन वेरी केयरफुली, आगे चलेंगे। यहाँ ध्यान रखना, ये जो हमारे पास बीटा है ना, इसका फॉर्मूला होता है ओमेगा√LC। अच्छा, तो ये भी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, बिल्कुल। बीटा इज ऑल्सो एन इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, और बीटा का नाम क्या है,
तो ध्यान रखना हम लोग इसे फेज कांस्टेंट के नाम से जानते हैं। इसका काम क्या होता है, तो इसके लिए आप लोगों को ट्रांसमिशन लाइन की थ्योरी थोड़ा सा डीपली पढ़नी पड़ेगी, तो हम लोग थ्योरी क्लासेस में बात कर सकते हैं, ठीक है ना। यहाँ पर आ जाए। बिल्कुल हिमांशु, करेक्ट आंसर, डिस्टेंस करस्पॉन्डिंग टू द वन कंप्लीट साइकिल। चलिए, ये तो वेवलेंथ के बारे में बात हो गया। अब बात करेंगे हम वेलोसिटी। वेलोसिटी किसकी? प्रोपेगेशन की। अब ये प्रोपेगेशन क्या होता है, तो अभी हम लोगों ने जो गामा बनाया था ना, गामा बराबर अल्फा प्लस जे बीटा, तो ध्यान रखना गामा जो होता है वही प्रोपेगेशन कांस्टेंट होता है। प्रोपेगेशन का फिजिकल मीन होता है कि किस वेलोसिटी से, वेलोसिटी ऑफ प्रोपेगेशन का मतलब है किस वेलोसिटी से, प्रोपेगेशन का मतलब होता है पावर के लॉस हो रहे हैं लाइन में। ट्रांसमिशन लाइन में पावर के लॉस उसी स्पीड से होंगे, उसी वेलोसिटी से होंगे जिस स्पीड से ट्रांसमिशन लाइन में वोल्टेज और करंट ट्रेवल करता है। जिस स्पीड से ट्रांसमिशन लाइन में कौन ट्रेवल करता है? वोल्टेज एंड करंट ट्रेवल करता है। वोल्टेज एंड करंट ट्रेवल करने का मतलब है, सबसे पहले तो अगर मैं इसकी वेलोसिटी को लिखूं तो वीसी लिखते हैं। तो आई थिंक आप लोगों ने अपना स्कूल टाइम पर एक फॉर्मूला पढ़ा होगा लाइट की वेलोसिटी का, C इज इक्वल टू म्यू लैम्डा। आई थिंक याद हो तो आप लोगों को, आप अपने स्कूल टाइम पे फॉर्मूला पढ़ते आते थे लाइट का वेलोसिटी, C इज इक्वल टू म्यू लैम्डा। ये C क्या होता था? ये लाइट का वेलोसिटी। अरे तो C से कब से डिनोट करने लग गए? एक काम करो ना, C को बोलो अरे भाई तू वोल्टेज बन जाए यार, तेरा नाम वोल्टेज है, C से क्यों आ रहा है? बोला नहीं मैं तो C से भी आऊंगा। हमने एक काम कर, तू एक काम कर, C को नीचे पटक दे, वेलोसिटी बोल, तो हमने इसको V से रिप्रेजेंट कर दिया। बताओ ये न्यू क्या होता है? ये न्यू 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 क्या है ये? अरे फ्रीक्वेंसी है, तो एफ से डिनोट करो ना। न्यू न्यू क्या है? फोगट की बात है, एफ लिख दिया हम लोगों ने न्यू को। साथ में कितना है हमारे पास? लैम्डा है। तो बस सिंपली वो वाला फॉर्मूला रख दो जो आप लोग स्कूल टाइम से पढ़ते आ रहे हो, क्या? वीसी इज इक्वल टू एफ लैम्डा। बस वो न्यू सी ऐसे टिपिकल वर्ड यूज नहीं करने, सिंपली सी इज इक्वल टू वीसी इज इक्वल टू एफ लैम्डा। ये हमारा वेलोसिटी ऑफ प्रोपेगेशन का फॉर्मूला, ठीक है। यहाँ आ जाए, मुझे बताएं, मैं यहाँ पर अपने लैम्डा की वैल्यू पुट करना चाहूंगा। क्या? बताओ लैम्डा की वैल्यू कितनी है? इट इज 2 पाई अपॉन बीटा। तो हमने लैम्डा की वैल्यू पुट करी, दिस इज 2 पाई अपॉन बीटा। क्लियर? अच्छा, ये वैल्यू पुट करने के बाद हमारे पास वीसी का फॉर्मूला आकर हुआ, कितना आकर हुआ? बताओ 2 पाई एफ को, देखो लैम्डा का ये फॉर्मूला हमने ऊपर से यहाँ पुट किया है। बताओ 2 पाई एफ को क्या कह देते हैं आप लोग? ओमेगा। तो 2 पाई एफ को आप ओमेगा कहेंगे। हमारे पास वेलोसिटी ऑफ प्रोपेगेशन का एक और फॉर्मूला मिल गया, क्या? ओमेगा अपॉन बीटा। तो ध्यान रखना वीसी इक्वल्स टू एफ लैम्डा इज आल्सो एन इंपॉर्टेंट फॉर्मूला ऑफ वेलोसिटी ऑफ प्रोपेगेशन। दिस इज आल्सो एन इंपॉर्टेंट फॉर्मूला ऑफ वेलोसिटी ऑफ प्रोपेगेशन, वीसी इक्वल्स टू ओमेगा अपॉन बीटा। बताइए बताइए बताइए, ओमेगा तो एज इट इज रहेगा, बीटा का फॉर्मूला पुट करना चाहूंगा। बताओ बीटा का फॉर्मूला कितना है? ओमेगा रूट एलसी। यहाँ आ जाइए, बीटा का फॉर्मूला है ओमेगा रूट एलसी। ओमेगा से ओमेगा कट जाएगा तो 1/रूट एलसी, जो आप लोगों के लाइव चैट के बॉक्स में किसी ने आंसर भी दिया था, तो ये भी आपका इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। थोड़ा और आगे चलते हैं, ध्यान से समझना। हमारे पास और आगे चलते हैं, आई थिंक आप लोगों को एल का फॉर्मूला याद होना चाहिए। एल का फॉर्मूला हमारे पास क्या होता है? तो एल का फॉर्मूला होता है म्यू अपॉन 2 पाई एल एन डी बाई आर। दिस इज द फॉर्मूला ऑफ इंडक्टेंस। यहाँ आ जाओ। नेक्स्ट कैपेसिटेंस का फॉर्मूला लिखूंगा, सबको पता होना चाहिए। इट्स फॉर्मूला इज 2 पाई एप्सिलॉन अपॉन एल एन डी बाई आर। दिस इज, बताओ एल एन डी बाई आर से एल एन डी बाई आर कैंसिल आउट, 2 पाई से 2 पाई कैंसिल आउट, तो हमारे पास फाइनली बच कितना गया? 1/√म्यू एप्सिलॉन। किसका फॉर्मूला? लाइट की वेलोसिटी का फॉर्मूला। तो आई थिंक आप लोगों को ये फॉर्मूला क्लियर होगा, ये वही फॉर्मूला है जो मैंने थोड़ी देर पहले लिखाया था। तो आई थिंक आप लोगों को ये फॉर्मूला क्लियर होगा। VC इज इक्वल टू 1/√म्यू एप्सिलॉन। तो देखो ये सारे फॉर्मूला, लैम्डा का फॉर्मूला, बीटा का फॉर्मूला, VC का फॉर्मूला, VC का फॉर्मूला, VC का फॉर्मूला, VC का फॉर्मूला। पहले बताओ यहाँ तक क्लियर कि नहीं? यहाँ तक क्लियर कि नहीं? जो जो इंपॉर्टेंट है वो आप लोग लिख लीजिए, इसके बाद हम लोग इसको थोड़ा सा आगे और डेराइव कराएंगे और इससे रिलेटेड बहुत शानदार क्वेश्चन करवाने जा रहा हूँ अब आप लोगों को। तो इसमें जो भी है वो चीजें नोट डाउन कर लें और मुझे बताएं इसमें कहीं कोई दिक्कत हो तो। इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए आई थिंक। चलें आगे, क्लियर है? ओके क्लियर। चलिए थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। तो VC का लास्ट फॉर्मूला क्या है? VC इज इक्वल टू 1/√म्यू एप्सिलॉन। यहाँ आ जाइए, बताइए हम लोग जानते हैं कि म्यू इज इक्वल टू होता है म्यू नॉट म्यू आर, एंड एप्सिलॉन इज इक्वल टू होता है एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर। ऊपर वाले को परमिबिलिटी और नीचे वाले को परमिटिविटी कहते हैं। मुझे बताइए अकॉर्डिंग टू दैट, अभी तक हमने अंडर रूट में म्यू एप्सिलॉन लिख रखा था, तो म्यू की जगह तो म्यू नॉट म्यू आर लिखेंगे।
और एप्सिलॉन की जगह एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर लिखेंगे। दिस इज, क्या आप इस फॉर्मूला में से म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट को बाहर निकाल सकते हैं हम लोग? और म्यू आर एप्सिलॉन आर को अलग लिख लो, रिलेटिव वालों को अलग, बिना रिलेटिव वालों को अलग। आप सब लोग जानते होंगे कि म्यू नॉट का फॉर्मूला होता है 4 पाई इंटू 10 की पावर माइनस का 7। इसकी यूनिट काफी लोगों को पता नहीं होती, जिनको पता नहीं है लिख लेना, इसकी यूनिट होती है हेनरी पर मीटर। क्लियर? यहाँ आ जाए, इसी तरह से मैं एप्सिलॉन नॉट की भी वैल्यू लिखूं तो 8.854 आई थिंक मैक्सिमम लोगों को याद होगी, 10⁻⁻12। इसका यूनिट ध्यान रखना फेराडे पर मीटर बनता है। वो इंडक्टेंस से आता है इसलिए हेनरी पर मीटर, ये कैपेसिटेंस से आता है इसलिए फेराडे पर मीटर। इन दोनों वैल्यूज को अगर मैं यहाँ इसमें पुट करूं, तब ध्यान रखना आंसर आएगा 3 इंटू 10⁻8। इस ये दोनों वैल्यू यहाँ पुट करूंगा तब ये आएगा, यानी लाइट का वेलोसिटी। यानी आधे लोगों को तो ये भी पता नहीं होता कि लाइट की वेलोसिटी 3 इंटू 10⁸ का फॉर्मूला आता कहाँ से है। तो ध्यान रखना ये दोनों वैल्यू जब इस फॉर्मूला में पुट करोगे तब आएगा लाइट का वेलोसिटी। क्लियर? यहाँ जाइए, बताओ अंडर रूट में नीचे अभी भी कितना बचा हुआ है? तो आपने इसका वैल्यू तो लिख दिया, अभी भी नीचे क्या बचा हुआ है? म्यू आर एप्सिलॉन आर। ध्यान रखना दिस इज द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ऑफ वीसी's फॉर्मूला। ये सबसे इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है आप लोगों का। अच्छा, ध्यान रखना इसकी यूनिट कितनी है? तो 3 इंटू 10⁸ की यूनिट होती है मीटर पर सेकेंड। ध्यान रखना एग्जाम में जनरली आपको किलोमीटर पर सेकंड दे देता है, तो आप लोग अगर इसी फॉर्मूला को किलोमीटर पर सेकंड में लिखो तो किलोमीटर के लिए यहाँ 10⁸ नहीं 10⁵ ही बचेगा। 10⁵ ही बचेगा अगर किलोमीटर पर सेकंड में लिखोगे तो। पहले बताओ इज इट क्लियर? अगर ये फॉर्मूला क्लियर है तो क्लियर लिखिए, ताकि मैं इससे रिलेटेड आप लोगों को प्रॉब्लम्स करवा सकूं, ताकि आप लोगों को बता सकूं कि फॉर्मूला मैंने डेराइव क्यों करवाया है। क्लियर? अभी भी काफी लोगों की अच्छा फेराडे पर मीटर यूनिट्स वगैरह आ रही है, बहुत बढ़िया। ये बताइए दिस फॉर्मूला इज क्लियर्ड और नॉट? देन हम लोग आगे चलेंगे। क्लियर है? क्लियर। चलिए, अब इससे रिलेटेड मैं आप लोगों से प्रॉब्लम पूछता हूँ। ध्यान रखना इस फॉर्मूला से रिलेटेड आप लोगों के पास जनरली 3 टाइप के न्यूमेरिकल्स आते हैं। सो न्यूमेरिकल का क्या काम हमारे एग्जाम में? बहुत सिंपल न्यूमेरिकल है, कैलसी की कोई जरूरत ही नहीं है। ध्यान से समझना। सर अल्फा की यूनिट बताना। ध्यान रखना बेटा, हमारे पास गामा इज इक्वल टू अल्फा प्लस जे बीटा होता है। गामा यानी प्रोपेगेशन कांस्टेंट जो होता है वो यूनिट लेस होता है। ठीक है? अल्फा की यूनिट क्या होती है? अल्फा की यूनिट होती है 1/मीटर, या मीटर इनवर्स कह सकते हो। ध्यान रखना मीटर इनवर्स को ही हम लोग नेपर भी कहते हैं। बीटा की यूनिट क्या होती है? बीटा की यूनिट होती है रेडियन पर मीटर। रेडियन पर मीटर 1/मीटर, और ये यूनिट लेस। 1/मीटर को किस नाम से जानते हैं? नेपर के नाम से जानते हैं। ये प्रोपेगेशन कांस्टेंट, ये अटेन्युएशन कांस्टेंट, और ये फेज कांस्टेंट। पूरा डिस्क्रिप्शन नहीं दे सकता, यूनिट तो मैंने बता दिया, शॉर्ट था। पूरा डिस्क्रिप्शन के लिए आपको पूरा ओवरऑल ट्रांसमिशन लाइन खोलना पड़ेगा हमको, जो आई थिंक हम लोग क्वेश्चन कर रहे हैं, तो थ्योरी का आई थिंक कोई मीन नहीं है। तो आई थिंक क्लियर हो गए ये। ध्यान रखना गामा यूनिट लेस, अल्फा 1/मीटर या नेपर, एंड बीटा का यूनिट होता है रेडियन पर मीटर। लिख लेना आप ये सब चीजें। ठीक है? चलिए अब मैं क्वेश्चन पर चल रहा हूँ। इस फॉर्मूला से कौन से 3 टाइप के क्वेश्चन आते हैं, ये क्लियर है? चले? ओके, यहाँ जाइए। देखो, इस फॉर्मूला में कौन सी 3 वैल्यूज अननोन है? म्यू आर अननोन है, एप्सिलॉन आर अननोन है, वीसी अननोन है। एग्जाम में जनरली इन तीनों में से कोई 2 वैल्यू दे देता है और 1 वैल्यू पूछ लेता है, जैसे कि क्वेश्चन पे आ जाइए। क्वेश्चन पे आ जाइए। आप लोगों से राजस्थान पब्लिक सर्विस कमीशन का भी असिस्टेंट इंजीनियर का एग्जाम हुआ था पिछले साल, ठीक है ना? उसी एग्जाम के बारे में मैं बात कर रहा हूँ। उसमें आप लोगों को क्वेश्चन दिया गया था, क्या आप लोगों से एग्जाम में दिया गया वेलोसिटी ऑफ प्रोपेगेशन। वेलोसिटी ऑफ प्रोपेगेशन आप लोगों को दिया गया 9 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड। क्लियर? यहाँ जाइए, आप लोगों को म्यू आर का वैल्यू 1 दिया गया है, आपसे एप्सिलॉन आर पूछा गया था। चलिए शुरू हो जाइए, सॉल्यूशन हम लोग बात करेंगे। लेट्स टॉक अबाउट द सॉल्यूशन। बताओ सॉल्यूशन के बारे में बात करूं तो क्या कहेंगे? हाँ सर आपने बताया था क्लास में, बिल्कुल बिल्कुल नमन। यहाँ जाइए, बताइए हमारे पास वीसी का फॉर्मूला क्या होता है? फॉर्मूला होता है 3 इंटू 10⁸ अपॉन अंडर रूट ऑफ म्यू आर एप्सिलॉन आर। ये हमारे पास फॉर्मूला है। चलो वैल्यू पुट करते हैं। बताओ वेलोसिटी ऑफ प्रोपेगेशन कितना है? इट इज 9 इंटू 10⁸ दैट इज, यहाँ जाइए 3 इंटू 10⁸ सामने है, म्यू आर का वैल्यू 1 है, एप्सिलॉन आर का वैल्यू निकालना है। तो बताइए एप्सिलॉन आर निकालोगे यहाँ से कितना हो जाएगा?
तो 3 से 3 टाइम्स में कटेगा, म्यू आर ऊपर आया, एप्सिलॉन आर ये नीचे आया, स्क्वायर करोगे तो ध्यान रखना 1/9 आ जाएगा। मैथमेटिक्स से बाकी अब तो हो जाएगा, ठीक है। पंकज कितना आ रहा है? 9 आ रहा है बेटा? नहीं 9 नहीं, 1/9 आएगा, ठीक है ना। 3 से 3, ये ऊपर ये नीचे, 1/9 आएगा पंकज, ठीक है, क्लियर। चलिए राहुल, 1/√3 कैसे आएगा? क्या कर रहे हो यार, हैं? दोनों तरफ स्क्वायर करोगे ना, रूट हटाने के लिए स्क्वायर करोगे, ठीक है ना। इस तरह की कैलकुलेशन मिस्टेक तो मत करो एटलीस्ट, ये तो गलत हो जाएगा ना बेटा, ध्यान से। बताओ, मैंने इस क्वेश्चन में आपको म्यू आर दे दिया, एप्सिलॉन आर पूछ लिया। बताओ इसमें बाकी दो टाइप के क्वेश्चन क्या बन सकते हैं? एप्सिलॉन आर दे दे, म्यू आर पूछ ले। दूसरा टाइप का क्वेश्चन, म्यू आर और एप्सिलॉन आर दोनों दे दे और आपसे क्या पूछ ले? वेलोसिटी ऑफ प्रोपेगेशन। ध्यान रखना, जैसे इसमें दो चीजें वीसी और एप्सिलॉन आर देकर, सॉरी म्यू आर देकर आपसे एप्सिलॉन आर पूछ लिया है, कोई भी दो चीजें देखकर तीसरी चीज पूछ सकता है, तो उसके लिए आपके पास ये फॉर्मूला पता होना चाहिए। आई थिंक इसमें कैल्सी का कोई जरूरत नहीं है। बिल्कुल राहुल, कोई बात नहीं, स्क्वायर नहीं किया, दैट इज ओके। तो आई थिंक ये क्लियर होगा आप लोगों को, ठीक है ना। तो ध्यान से याद रखना, इस फॉर्मूला को बताने का मेन रीजन यही था कि तीन टाइप के क्वेश्चन आ सकते हैं, कोई दो वैल्यू बताओ तो तीसरी वैल्यू निकाल सकते हो। चले नेक्स्ट प्रॉब्लम पे, क्लियर है? क्लियर है, क्लियर 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 क्लियर, ओके। आ जाइए नेक्स्ट टाइप की प्रॉब्लम पर चलेंगे, आई थिंक क्लियर होगा। तो इसका आंसर क्या आ जाएंगे? तीनों रिड्यूस होंगे तो डी आंसर आ जाएगा, दैट इज 1, 2 एंड 3। क्लियर? क्लियर। चलिए नेक्स्ट हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। गिव मी द आंसर फॉर दिस वन। आप लोगों से क्वेश्चन पूछा गया है, दिस इज द क्वेश्चन, दिस इज द क्वेश्चन। The receiving end voltage of a three-phase 50 Hz single circuit long power transmission line may exceed the sending end voltage during what? बताओ 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 बताओ, क्वेश्चन की लैंग्वेज में बताओ। सेंडिंग एंड वोल्टेज से आप लोगों का वोल्टेज क्या हो जाना चाहिए? एक्सीड हो जाना चाहिए, कहाँ का? रिसीविंग एंड का। यानी ये पूछना चाह रहा है कि रिसीविंग एंड का वोल्टेज सेंडिंग एंड से ज्यादा कब हो जाता है? सेंडिंग एंड से ज्यादा हो रहा है रिसीविंग एंड का, यानी जरूर लाइन में वोल्टेज का राइज हो रहा है। बताइए कौन सा इफेक्ट है ये? कौन सा इफेक्ट है ये? फेरांटी इफेक्ट है ये। कौन सा इफेक्ट है? फेरांटी इफेक्ट। बताओ फेरांटी इफेक्ट कौन से लोड पर होता है? लाइट लोड या नो लोड पर? मैक्सिमम लोगों का आंसर आ चुका है, सी इज द करेक्ट आंसर। बिल्कुल ध्यान रखना, लाइट लोड या नो लोड पर कौन सा इफेक्ट होता है? फेरांटी इफेक्ट होता है। फेरांटी इफेक्ट के केस में ही रिसीविंग एंड का वोल्टेज सेंडिंग एंड से ज्यादा हो जाता है। और फेरांटी इफेक्ट कौन से लोड पर होता है? लाइट लोड या नो लोड पर। क्लियर होगा आई थिंक, क्लियर। अच्छा, फेरांटी इफेक्ट से रिलेटेड ये एक क्वेश्चन था, मैं पूरे 7 क्वेश्चन बताता हूँ फेरांटी इफेक्ट से रिलेटेड, क्या क्या 7 क्वेश्चन होंगे, तो ध्यान से समझना। आई थिंक ये तो क्लियर होगा। 7 क्वेश्चंस क्या क्या हैं, लेट्स टॉक अबाउट देम। 7 क्वेश्चंस के बारे में बात करते हैं। पहला, आप लोग ध्यान से समझते जाना। सबसे पहले फेरांटी इफेक्ट से पहला क्वेश्चन, फेरांटी इफेक्ट का मेन रीजन कौन होता है? कौन करवाता है फेरांटी इफेक्ट? बताओ फेरांटी इफेक्ट में वोल्टेज क्या होता है? राइज। वोल्टेज राइज कौन करवाता है? इंडक्टर की कैपेसिटर? मैंने आपको अच्छे से पढ़ाया है, इंडक्टर या कैपेसिटर, एज यू नो, इंडक्टर या कैपेसिटर। तो इंडक्टर या कैपेसिटर? कैपेसिटर। कैपेसिटर क्या करवाता है? वोल्टेज राइज। मैंने आपको एक वीडियो में अच्छे से लिखा है, इंडक्टर वोल्टेज का ड्रॉप और कैपेसिटर वोल्टेज का राइज। बिल्कुल सबका आंसर। तो ध्यान रखना, फेरांटी इफेक्ट से पहला क्वेश्चन किसकी वजह से होता है? ड्यू टू, तो ध्यान रखना, शंट कैपेसिटेंस। शंट कैपेसिटर, शंट कैपेसिटर। बाय डिफॉल्ट कैपेसिटर लाइन में कहाँ लगा होता है? शंट में। और इंडक्टर कहाँ लगा होता है? सीरीज में। तो जब शंट कैपेसिटर कैपेसिटर की वजह से होना है तो ऑफकोर्स ये किसकी वजह से होगा? शंट कैपेसिटर। कैपेसिटर बाय डिफॉल्ट कहाँ लगा होता है? शंट में, यानी पैरेलल में, ठीक है, क्लियर। यहाँ आ जाइए, शंट कैपेसिटेंस की वजह से होता है। अब मुझे एक बात बताओ, ये शंट कैपेसिटेंस कौन सी लाइन में नहीं होता? तो शॉर्ट लाइन में नहीं होता। बिल्कुल राहुल, बिल्कुल पंकज, शंट कैपेसिटेंस की वजह से इफेक्ट होता है। अब शंट कैपेसिटेंस शॉर्ट लाइन में तो होता ही नहीं है, तो शॉर्ट लाइन में ये फेरांट इफेक्ट कभी भी अकर नहीं होता। तो मैं यहां लिखूंगा क्या? डज नॉट अकर। ये इफेक्ट अकर नहीं होता, डज नॉट अकर इन विच ट्रांसमिशन लाइन? शॉर्ट ट्रांसमिशन लाइन। शॉर्ट ट्रांसमिशन लाइन में ये इफेक्ट कभी भी अकर नहीं होगा। अच्छा, तो कैपेसिटेंस कौन सी लाइन में होता है फिर? मीडियम और लॉन्ग लाइन में। तो ध्यान रखना, थर्ड क्वेश्चन आप ये लिखेंगे, ओनली अकर्स इन मीडियम एंड लॉन्ग ट्रांसमिशन लाइन। मीडियम एंड लॉन्ग ट्रांसमिशन लाइन, क्लियर है? क्लियर। अच्छा, कौन से लोड पर मिलता है? तो ध्यान रखना, कैपेसिटर का इफेक्ट तब ज्यादा हो जाता है जब हमारा इंडक्टिव लोड बहुत कम हो जाए।
बहुत कम का मतलब है अकर्स एट, मैं लिखूंगा ये इफेक्ट फेरांटी इफेक्ट अकर होता है अकर्स एट जब इंडक्टिव लोड बहुत कम हो जाए, यानी कि या तो आप कह दो नो लोड या क्या कह दो लाइट लोड, लाइट लोड। तो ध्यान रखना ये फॉल्ट हमारे पास कब अकर होता है, सॉरी ये हमारे पास फेरांटी इफेक्ट कब अकर होता है, नो लोड या लाइट लोड के कंडीशन जब लोड बहुत ही कम हो जाए। क्लियर, यहाँ आ जाइए। अच्छा फेरांटी इफेक्ट में हो क्या जाता है, फेरांटी इफेक्ट में रिसीविंग एंड का वोल्टेज नो लोड पर सेंडिंग एंड से भी ज्यादा हो जाता है। इसका मतलब आप कुल मिलाकर कह सकते हैं कि आपका वोल्टेज लाइन में राइज हो जाता है, वोल्टेज राइज अलोंग द लाइन, अलोंग लाइन वोल्टेज राइज हो जाता है। अच्छा, तो इसकी वजह से प्रॉब्लम क्या है, अगर कभी भी लाइन में वोल्टेज राइज होगा तो ध्यान रखना, जैसा कि कल हो सकता है, तो ध्यान रखना हम लोगों को नो लोड या लाइट लोड से बचना है। बताओ अगर आपको लाइट लोड से बचना है तो अपने घर के सारे हेवी लोड क्या रखना, चालू रखना, यानी फ्रिज, एसी, टीवी, कूलर सब चालू रखना, सिर्फ लाइट ऑफ करनी है, ठीक है ना। जो काफी लाइट लोड होता है उसकी कोई दिक्कत नहीं है, लोड हैवी बना के चलना है। इससे प्रॉब्लम क्या हो सकती है कल, तो ध्यान रखना जब भी वोल्टेज राइज होगा तो वोल्टेज के हिसाब से हमारे कौन डिजाइन होते हैं, इंसुलेशन, इंसुलेटर्स डिजाइन होते हैं। तो ध्यान रखना यहाँ पर इंसुलेशन में डैमेज, इंसुलेशन डैमेज हो सकता है। बताओ इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन क्या है, तो यू नोज वेरी वेल दिक्कत कौन कर रहा है, शंट कैपेसिटर, तो सॉल्यूशन कौन देगा, शंट रिएक्टर। तो ध्यान रखना सॉल्यूशन यही है कि हम लोग क्या कनेक्ट करें, तो यूजिंग शंट रिएक्टर। ध्यान रखना रिएक्टर को ही आप लोग इंडक्टर भी कह देते हैं, रिएक्टर को ही क्या कहते हैं, इंडक्टर भी कहते हैं। क्लियर, तो आप देख सकते हैं 5 + 2 टोटल 7 क्वेश्चन है। इनके अलावा फेरांटी इफेक्ट में और कोई क्वेश्चन नहीं है। तो आई थिंक आपको ये 7 के 7 क्वेश्चंस क्लियर होंगे। क्लियर, चलिए ये आप लोग बाद में वीडियो देखेंगे तब पॉज करके आप सारे के सारे लिख लेना, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ अब हम लोग आगे की तरफ पढ़ेंगे। यहाँ आ जाइए, द नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट, दिस इज द क्वेश्चन। ये आप लोगों के पास क्वेश्चन क्या पूछा है, तो आप लोगों से ये पूछा गया है, सॉल्व दिस क्वेश्चन, सॉल्व दिस क्वेश्चन, दिस इज द क्वेश्चन, गिव मी द आंसर। आप लोगों से एक बंडल कंडक्टर दिया हुआ है, ठीक है ना, 3 कंडक्टर है, इक्विलिटरली स्पेस्ड है, डीएस इज द जीएमआर। ध्यान रखना जीएमआर आप लोगों को डीएस दे रखी है, ठीक है ना। आप लोगों से ओवरऑल जीएमआर पूछी है। द इंडिविजुअल कंडक्टर, व्हाट इज द जीएमआर ऑफ बंडल कंडक्टर, आपसे जीएमआर ऑफ बंडल कंडक्टर पूछी, पूरे बंडल की जीएमआर बताइए। बताओ जीएमआर का फॉर्मूला क्या होता है, सी आंसर आ रहा है अभी तक, सी आंसर आ रहा है, बिल्कुल सी आंसर आ रहा है, सी आंसर आ रहा है, लिख लिए सर, अच्छा धीरज लिख भी लिए, अरे वाह बड़े फास्ट, वेरी गुड। देखो जीएमआर हम लोगों को निकालना है, जीएमआर ध्यान रखना सेल्फ जीएमडी को कहते हैं, इसलिए इसे डीएस से रिप्रेजेंट भी करते हैं, किससे रिप्रेजेंट करते हैं हमारे पास, डीएस से। फॉर्मूला क्या होता है, तो ध्यान रखना यहाँ पर कितनी क्वांटिटीज हैं ये बताइए मुझे, यहाँ कितने कंडक्टर हैं, तो देखो यहाँ पर 3 सब कंडक्टर्स हैं, तो ध्यान रखना अंदर 3 क्वांटिटी मल्टीप्लाई होंगी और पावर कितनी आएगी, 1/3 ही आएगी। ध्यान रखना 3 क्वांटिटीज है, 3 कंडक्टर हैं तो 3 क्वांटिटी मल्टीप्लाई होके पावर 1/3, इसी को ज्योमेट्रिकल मीन कहते हैं। मैं आपको एक दिन जीएमडी और जीएमआर के बारे में बता रहा था, तो ध्यान से समझना। सपोज आप इस वाले कंडक्टर के बारे में लिखना चाहते हो, इस वाले के बारे में, तो पहले इसका खुद का खुद से ही डिस्टेंस देखोगे। ध्यान रखना तीनों का अलग अलग निकालते हैं पहले, फिर सबका ज्योमेट्रिकल मीन लेते हैं। अब हमको याद है तीनों इक्विलिटरल स्पेसिंग पर हैं, तो तीनों का जीएमआर क्या होगा, सेम, तो तीनों में से किसी एक का लिख लो, वही हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा। तो हमने सपोज इसके लिए लिखा, तो पहले खुद की खुद से ही डिस्टेंस देखेगा, तो बताओ इसकी खुद की खुद से सेल्फ डिस्टेंस क्या होती है, डीएस, डीएस ये आप लोगों को दी हुई है, डीएस इज द जीएमआर ऑफ इंडिविजुअल कंडक्टर। आप चाहो तो इसको यहाँ से हटा दो, अदरवाइज डीएस डीएस में कंफ्यूज हो गए, जीएमआर लिख रहे हैं हम लोग, ठीक है, डीएस। तो इसकी खुद की खुद से दूरी यानी खुद की रेडियस लिखनी होती है, जिसे ये डीएस है। बताओ अगर ये डीएस नहीं आर दिया होता और जीएमआर नहीं आर दिया होता, बताओ अगर यहाँ पर डीएस नहीं रेडियस दिया होता, तो हम लोग यहाँ डीएस की जगह यहाँ पर क्या ले रहे होते, अभी इसकी जगह हम 0.7788 आर ले रहे होते। आप लोगों को पता होगा कि हमारे पास एक कंडक्टर का इंडिविजुअल जीएमआर क्या होता है,
आर डैश होता है। आर डैश का मतलब 0.7788 आर। आर डैश का मतलब कितना, ध्यान रखना है डीएस कोई और नहीं, कौन है, 0.7788 आर। बट आपको यहाँ डीएस की फॉर्म में आंसर बताना है तो 0.7788 आर लिखने की जरूरत नहीं है। बिल्कुल नमन, दैट इज क्लियर। कल ही बताया था, बिल्कुल सनी। चलो, खुद की खुद से दूरी हो गई, ठीक है। अब हम लोग यहाँ आगे बात करेंगे। तो बताओ, इस कंडक्टर ने खुद की खुद से दूरी देख ली। अब ये अपने बगल वाले से यानी इस वाले से दूरी देखेगा। तो बताओ इसकी इससे दूरी कितनी है, डी है। तो आप लोगों ने यहाँ लिखा डी। बताओ अब ये वाला इससे भी दूरी देखेगा। तो बताओ इसकी इससे भी दूरी कितनी है, डी। तो ये डी। तो बताओ ओवरऑल आपके पास आंसर कितना हो गया, डी एस इंटू डी कितना हो गया। तो डी इंटू डी हो गया आप लोगों के पास डी स्क्वायर। तो ये डी एस तो एज इट इज, और ये डी स्क्वायर पावर 1/3। तो आई थिंक सी इज द करेक्ट आंसर। कौन सा आंसर, सी इज द करेक्ट आंसर। ध्यान रखना डीएस कोई और नहीं, आर डैश होता है। तो ध्यान रखना, यहाँ ये जो डीएस है ये कोई और नहीं, ये डीएस आप लोगों का आर डैश है, जिसका वैल्यू होता है 0.7788 आर। क्लियर, क्लियर। चले आई थिंक आगे। तो आप लोगों का कौन सा आंसर हो जाएगा, सी इज द करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ अब हम लोग चलेंगे। हाँ भाई, आप लोगों से सीधे सीधे मीडियम ट्रांसमिशन लाइन का पाई मॉडल का कौन सा कॉफिशिएंट पूछा है, सी पैरामीटर पूछा है। तो आपको पाई मॉडल के एबीसीडी पैरामीटर आने चाहिए। बताओ इनमें से कौन सा वाला फॉर्मूला सी के लिए यूज होता है हमारे पास। विच फॉर्मूला इज यूज्ड फॉर द सी पैरामीटर इन पाई मॉडल। टी और पाई मॉडल तो होते हैं। देखो इसमें कौन सा आंसर सही आएगा। विच फॉर्मूला इज करेक्ट, सी मैक्सिमम लो का आंसर आ रहा है। देखो मैं आप लोगों को यहाँ एक्सप्लेन कर देता हूँ। मैं टी मॉडल के लिए लिख देता हूँ और यहाँ पाई मॉडल के लिए लिख देता हूँ, ठीक है, ताकि अगर किसी को याद ना हो, और अगर किसी को याद भी हो तो रिकॉल कर लेना। बताओ दोनों मॉडल के लिए ए और डी का वैल्यू सेम होता है। इसके लिए भी 1 + YZ/2, और इसके लिए देखो तो इसके लिए भी 1 + YZ/2, ठीक है। बताओ अगर बी पैरामीटर की बात करूं, तो ध्यान रखना टी मॉडल के लिए होता है जेड, इसके लिए होता है हमारे पास, इसके लिए भी जेड। सी पैरामीटर इसके लिए क्या होता है, वाई, और इसके लिए भी होता है वाई। अब यहाँ थोड़ा सा चेंज, यहाँ पर z के साथ एक कॉफिशिएंट मल्टीप्लाई होता है 1 + YZ/4। पाई मॉडल में यही वाला कॉफिशिएंट यहाँ सी में मल्टीप्लाई होता है 1 + YZ/4। तो आई थिंक आप लोगों को ये ABCD पैरामीटर क्लियर होंगे, कौन कौन से मॉडल के, ये टी मॉडल और वो पाई मॉडल। आप लोगों से अभी पाई मॉडल का सी पैरामीटर पूछ रखा है, तो कौन सा वाला आंसर हो जाएगा, सी इज द करेक्ट आंसर। क्लियर है, तो आई थिंक आप लोगों को ये क्लियर होगा, ठीक है। देखिए इसमें कोई दिक्कत हो तो मुझे बताइए। मुझे यहाँ से यूनिट्स बताओ, बी की यूनिट क्या होती है। तो ध्यान रखना ए की और डी की यूनिट देखें तो वाई और जेड, वाई की यूनिट होती है 1/ओम, जेड की ओम, ओम से ओम कट गया, तो ए और डी की यूनिट यूनिटलेस। क्लियर, बिल्कुल पंकज, ध्यान से अभी बात करेंगे। वाई और जेड की यूनिट एक दूसरे से कैंसिल आउट, ए और डी क्या हो गए, यूनिटलेस। यहाँ पर भी वाई और जेड अपनी यूनिट एक दूसरे की कैंसिल आउट कर देंगे, तो जेड की यूनिट ही आपकी बी की यूनिट होगी, जिसे आप ओम कहेंगे, और सी की यूनिट क्या, मोहो। तो ध्यान रखना ए और डी की यूनिट यूनिटलेस, बी की यूनिट ओम, सी की यूनिट मोहो। क्लियर, क्लियर। आई थिंक आगे चलेंगे, ठीक है। यहाँ पर आ जाइए सर। नंबर व्हाट्सअप व्हाट्सअप नंबर बताना सर। व्हाट्सअप नंबर देख लो, मैंने फर्स्ट वीडियो में दिए थे 9680249842, ठीक है ना। अभी व्हाट्सअप नंबर कहाँ से याद आ गया, क्वेश्चन में है, ठीक है। बी यूनिट इज ओम, सी की यूनिट मोह। चलें आगे। ध्यान रखना सी की यूनिट मोह को ही हम सीमेंस भी कहते हैं, मोह को ही क्या कहते हैं, सीमेंस भी कहते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलेंगे। यहाँ आ जाइए। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज दिस वन। ये स्ट्रिंग एफिशिएंसी का क्वेश्चन आ गया अभी। बताइए व्हाट इज द आंसर फॉर 61। गिव मी द आंसर, गिव मी द आंसर, गिव मी द आंसर, गिव मी द आंसर। व्हाट इज द स्ट्रिंग एफिशिएंसी। क्वेश्चन को पढ़िए और आंसर दीजिए। आंसर नहीं आया है। अरे अनीता, अनन्या, सी आंसर आ गया इनका।
आपको तो दिख ही नहीं रहा था अनन्या, इज इट विजिबल नाउ? इज इट विजिबल? आंसर दीजिए। 80% आ रहा है अनन्या का, पीयूष का भी 80% ही आ रहा है, राहुल का भी 80% ही आ रहा है, सी आ रहा है मैक्सिमम लोगों का। देखो बात कर लेते हैं, आई थिंक स्टिंग एफिशिएंसी का बारे में बात कर रहे हैं। बताइए स्टिंग एफिशिएंसी का फॉर्मूला क्या होता है? टोटल वोल्टेज अपॉन कितनी डिस्क है? 5 डिस्क है, तो आई थिंक 5 इंटू V5 हम लोग लिख देते हैं, ठीक है, इंटू 100%। यहाँ जाइए, बात करेंगे। हियर लिसन, लिसन, आप लोगों के पास नीचे 5 है, V5 फिफ्थ यूनिट के बारे में बात करेंगे। तो देखो आप लोगों को, द वोल्टेज अक्रॉस द बॉटम मोस्ट यूनिट इज 25% ऑफ टोटल वोल्टेज। बॉटम मोस्ट यूनिट का मतलब है आपसे V5 का वैल्यू दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है? 25%, 0.25, 25% का मतलब किसका? टोटल वोल्टेज का। तो ऊपर V तो है ही, बताओ ये V5 टोटल वोल्टेज का 25% दे रखा है, तो 25V लिख दिया। बताओ ऊपर नीचे V से V क्या हो जाएगा? कैंसिल आउट। आप देख सकते हैं ये आप लोगों का 4 और ये आप लोगों का 80% आ जाएगा। दिस इज आंसर, दिस इज क्लियर होगा आई थिंक। धीरज इट इज 4/5, 4/5, 100%, 100 से मल्टीप्लाई करो धीरज, परसेंटेज में निकालना है, ठीक है। यहाँ आ जाए, तो आपका कौन सा आंसर आ रहा है फिलहाल? सी, दैट इज 80%। क्लियर होगा आई थिंक, बड़ा ही सिंपल क्वेश्चन था और बिना कैलसी के होने वाला सिंपल क्वेश्चन, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स विद रेस्पेक्ट टू एन इंटरकनेक्टेड पावर सिस्टम। कौन से स्टेटमेंट करेक्ट है, किसके बारे में ध्यान रखना? तो किसके बारे में बात चल रही है? इंटरकनेक्टेड सिस्टम के बारे में बात चल रही है। बताइए इंटरकनेक्टेड पावर सिस्टम के बारे में कौन कौन से स्टेटमेंट्स करेक्ट हैं? करेक्ट हैं तीनों में से, बोलते जाइए। ए बी सी डी, गिव मी द आंसर, गिव मी द आंसर, गिव मी द आंसर। 62 का भी सी ही आ रहा है, सी का मतलब 1 और 2 करेक्ट है। देखो इंटरकनेक्टेड पावर सिस्टम में सबसे पहले फ्रीक्वेंसी तो सेम होना ही चाहिए, फ्रीक्वेंसी सेम होना जरूरी है सिंक्रोनाइजेशन के लिए, फ्रीक्वेंसी मस्ट बी सेम। सारे जनरेटर ध्यान रखना इंटरकनेक्टेड सिस्टम में सेम फ्रीक्वेंसी पर होने चाहिए। बात करें वोल्टेज की, तो ध्यान रखना वोल्टेज कैन बी डिफरेंट, वोल्टेज डिफरेंट हो सकता है, पहला वाला सही है, वोल्टेज सेकंड वाला भी सही है। थर्ड वाले में कहा है फ्रीक्वेंसी कैन बी डिफरेंट, फ्रीक्वेंसी डिफरेंट नहीं हो सकती, फ्रीक्वेंसी वोल्टेज दोनों डिफरेंट करा, फ्रीक्वेंसी सेम ही होनी चाहिए, ठीक है ना। यहाँ आ जाइए, यहाँ आ जाइए, लिसन, वोल्टेज कैन बी डिफरेंट, सर ये डिफरेंट कैसे हो सकता है वोल्टेज? तो ध्यान से सुनना, आपसे इंटरकनेक्टेड सिस्टम बोला है, पैरेलल जनरेटर ऑपरेशन नहीं बोला। बताओ अगर जनरेटर का पैरेलल ऑपरेशन होता तो भी V और F दोनों क्या होने चाहिए थे? दोनों सेम होने चाहिए थे। अगर जनरेटर का पैरेलल ऑपरेशन है, किसी पर्टिकुलर बस पर आप लोगों ने जनरेटर पैरेलल में लगाया, तो पैरेलल जनरेटर के ऑपरेशन के लिए तो फ्रीक्वेंसी और वोल्टेज दोनों ही क्या होने चाहिए? दोनों ही सेम होने चाहिए। फ्रीक्वेंसी वोल्टेज दोनों सेम होने चाहिए पैरेलल के लिए, तो बट पैरेलल नहीं है, इंटरकनेक्टेड पावर सिस्टम है। तो इंटरकनेक्टेड में ध्यान रखना पैरेलल ऑपरेशन जरूरी नहीं होता। इंटरकनेक्टेड में एक जनरेटर यहाँ, एक जनरेटर यहाँ, एक जनरेटर यहाँ, आपस में सारे जनरेटर्स टाई लाइन से कनेक्ट होते हैं। मैं आपको एक वीडियो में बता चुका हूं कि जनरेटर्स को कनेक्ट करने वाली लाइन को टाई लाइन कहते हैं। तो ये आपस में पैरेलल में नहीं होते हैं, तो पैरेलल में नहीं है तो फ्रीक्वेंसी तो सेम चाहिए लेकिन वोल्टेज कैन बी नाउ डिफरेंट। तो ध्यान रखना 1 एंड 2 आर करेक्ट, सो सी विल बी द करेक्ट आंसर। क्लियर है? आई थिंक क्लियर होगा। बिल्कुल राहुल, पोलरिटी एंड ऑल दैट सब आ जाते हैं जब आप लोग पैरेलल ऑपरेशन की बात करें। तो अभी पैरेलल तो है नहीं, अभी तो कौन सा है? इंटरकनेक्टेड पावर सिस्टम है जिसमें कोई पैरेलल कनेक्शन नहीं है, आपस में सारे जनरेटर इंटरकनेक्टेड टाई लाइन से, तो उसमें वोल्टेज डिफरेंट हो सकता है बट फ्रिक्वेंसी सेम होना चाहिए, ठीक है ना। यहाँ जाइए, नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग चलेंगे, सी के बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, सी इसका आंसर, गिव मी द आंसर फॉर दिस वन, द फंक्शन ऑफ अर्थ वायर। अच्छा इसके बारे में हम बात कर चुके हैं। अर्थ वायर सबसे टॉप पर कनेक्ट होता है ट्रांसमिशन लाइन के, फर्स्ट डे का ही क्वेश्चन है शायद से, हमने फर्स्ट डे डिस्कस किया था। क्या अर्थ वायर का फंक्शन क्या होता है? एक्स्ट्रा हाई वोल्टेज लाइन के सबसे टॉप पर कनेक्ट होता है, क्या काम होता है? बट इन इंटरकनेक्टेड पावर सिस्टम एस एम एंड वी मे बी डिफरेंट। हाँ हाँ बिल्कुल हिमांशु, हाँ, अच्छा आपने ऊपर वाला भी आंसर दिया था, बिल्कुल ठीक है, कोई बात नहीं, ठीक है, बिल्कुल बिल्कुल सही है। हाँ भाई, अर्थ वायर का क्या काम होता है? जो टावर के सबसे टॉप पर होता है, क्या काम होता है? तो आप लोगों को याद है डायरेक्ट लाइटनिंग स्ट्रोक से बचाता है।
किससे बचाता है? डायरेक्ट लाइटनिंग स्ट्रोक से बचाता है। डायरेक्ट लाइटनिंग स्ट्रोक यानी जो लाइटनिंग डिस्चार्ज आता है। फर्स्ट डे इसका पूरा थ्योरी में डिस्कस कर चुका हूं। आपको याद होगा अर्थ वायर के थ्रू डायरेक्ट लाइटनिंग स्ट्रोक से बचा तो लेता है, अर्थ वायर नीचे तो भेजता है, बट नीचे ध्यान रखना टावर फुटिंग रेजिस्टेंस के अक्रॉस जो वोल्टेज ड्रॉप होता है वो बैक फ्लैश ओवर का प्रॉब्लम करवाता है। कौन सा? बैक फ्लैश ओवर। और उस बैक फ्लैश ओवर की प्रॉब्लम से बचने के लिए आरटी यानी टावर फुटिंग रेजिस्टेंस का वैल्यू कम से कम लेते हैं। और टावर फुटिंग रेजिस्टेंस का वैल्यू कम से कम लेने के लिए हम लोग काउंटर पोइज या ग्राउंड रोड्स या आप उसे गैल्वेनाइज स्टील रोड्स भी कहते हैं, हम लोग उन्हें यूज करते हैं। किसको रिड्यूस करने के लिए? टावर फुटिंग रेजिस्टेंस को रिड्यूस करने के लिए। ठीक है, तो आई थिंक मेरे ख्याल से क्लियर होगा। शुभम सर एक्सप्लेन ऑप्शन ए। ऑप्शन ए क्या है? प्रिवेंट अर्थ फोल्ड। अर्थ फोल्ड, फोल्ड से तो अर्थ वायर को कोई मतलब ही नहीं है ना। अर्थ फोल्ड तो वो होते हैं जो एलजी फोल्ड, डबल एलजी फोल्ड, तो उन सब फोल्ड से प्रोटेक्शन के लिए तो हमारे पास रिले और सर्किट ब्रेकर होते हैं। ठीक है ना, एलजी, डबल एलजी, ट्रिपल एलजी, उनको हम अर्थ फोल्ड कहते हैं। तो उसके लिए तो कौन है हमारे पास? रिले और सर्किट ब्रेकर। अर्थ वायर तो किससे बचाता है? ट्रांसमिशन लाइन के टॉप पर लाइटनिंग डिस्चार्ज से। ठीक है, और डायरेक्ट लाइटनिंग डिस्चार्ज से बचा तो लेता है अर्थ वायर, बट नीचे जाने के बाद टावर फुटिंग रेजिस्टेंस के अक्रॉस जो वोल्टेज ड्रॉप होता है उसकी वजह से बैक फ्लैश ओवर की वजह से इंसुलेशन डैमेज होता है। फर्स्ट डे बताया था। उस बैक फ्लैश ओवर से इंसुलेशन डैमेज को रोकने के लिए काउंटर पोइज या गैल्वेनाइज स्टील रोड हम लोग यूज करते हैं, ताकि टावर फुटिंग रेजिस्टेंस का वैल्यू कम से कम बना रहे। आई थिंक क्लियर होगा। सर लाइटनिंग अरेस्ट प्रिवेंट फ्रॉम इनडायरेक्ट। अच्छा नमन, इस बात को ध्यान रखना, लाइटनिंग अरेस्टर अभी आया नहीं है, मैं बताऊंगा। लाइटनिंग अरेस्ट ध्यान से सुनना, जो हमारा अर्थ वायर होता है ये तो हमारा डायरेक्ट लाइटनिंग डिस्चार्ज से बचाता है, ये इनडायरेक्ट से नहीं बचा पाता। लाइटनिंग अरेस्टर डायरेक्ट और इनडायरेक्ट दोनों से बचाता है। ठीक है ना, लाइटनिंग अरेस्टर की बात आएगी देन वी विल टॉक। तो सर लाइटनिंग अरेस्टर को यूज करें हर जगह क्योंकि वो तो दोनों से बचाता है, तो ध्यान रखना हर जगह लाइटनिंग अरेस्टर को नहीं लगा सकते। क्यों नहीं लगा सकते? इसलिए नहीं लगा सकते क्योंकि ट्रांसमिशन लाइन किलोमीटर्स में होती है। अब कहाँ कहाँ लाइटनिंग अरेस्टर लगाओगे? लाइटनिंग अरेस्टर कोई सिंपल थोड़े ना है कि आप लोगों का लाइटनिंग अरेस्टर जो है वो हर जगह, बताओ लाइन में कहाँ कहाँ लगाओगे? पूरा ऑल ओवर इंडिया न जाने कितने किलोमीटर की ट्रांसमिशन लाइन बची हुई, तो आप हर जगह नहीं, जनरली आप लोग लाइटनिंग अरेस्टर को वहां यूज करते हो जहां सब स्टेशन बना होता है। अगर कहीं पर ग्रिड सब स्टेशन बना हुआ है तो ध्यान रखना ग्रिड सब स्टेशन का सबसे फर्स्ट और सबसे लास्ट एलिमेंट हमेशा कौन होता है? लाइटनिंग अरेस्टर होता है, जो दोनों तरफ के स्टेप अप और स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर के जस्ट बगल में, ट्रांसफॉर्मर के जस्ट बगल में हमेशा लोकेट होता है। क्या? लाइटनिंग अरेस्टर। लाइटनिंग अरेस्टर से क्वेश्चन आता है, लाइटनिंग अरेस्टर हमेशा कहाँ लोकेट होता है? नियर द ट्रांसफॉर्मर। किसी भी सब स्टेशन में सबसे फर्स्ट और लास्ट एलिमेंट कौन होता है? लाइटनिंग अरेस्टर। क्लियर? ये दो क्वेश्चन लाइटनिंग अरेस्टर के बारे में आते हैं। नॉन लीनियर टाइप रजिस्टर होता है, काफी सारे हैं, वी विल टॉक जब हम लोग बात करेंगे। ठीक है ना, लाइटनिंग अरेस्टर जब आएगा। तो आई थिंक पहले तो बताओ अर्थ वायर इज क्लियर है। आई थिंक अर्थ वायर से चलें आगे, चलें। ओके नमन, आगे बढ़े। लाइटनिंग अरेस्टर ध्यान रखना दोनों से बचाता है, डायरेक्ट भी और इनडायरेक्ट लाइटनिंग स्ट्रोक से भी। ठीक है, वो हम सब स्टेशन पे बात करते हैं, ये ट्रांसमिशन लाइन की बात चल रही है, जब आएगा देन वी विल टॉक। ओके चले, ठीक है। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन, कैपेसिटेंस वोल्टेज ट्रांस सीवीटी किस लिए यूज होता है? गिव मी द आंसर, गिव मी द आंसर, गिव मी द आंसर, गिव मी द आंसर। अरे ऋषभ, ये एफ कौन सा आंसर आ गया भाई? चार ही तो ऑप्शन थे, छह थोड़े ना है। हम्म, अच्छा डी आ गया अब। डी आंसर आ रहा है, बोथ बी एंड सी। देखो, ये कैपेसिटेंस वोल्टेज ट्रांसफार्मर क्या होता है? अच्छा, ट्रांसफार्मर का मेन काम क्या होता है? या तो स्टेप अप करे या स्टेप डाउन करे। तो ध्यान रखना कैपेसिटेंस वोल्टेज ट्रांसफार्मर कैसा होता है एक्चुअल में दिखने में, ये देखो कुछ ऐसा होता है। कैसा? हमारे पास यहाँ पर दिस इज द ट्रांसफार्मर, ये कैपेसिटर, ये कैपेसिटेंस, ये कैपेसिटेंस, ये कैपेसिटेंस, इस तरह से। बताओ कैपेसिटर क्या काम आता है? वोल्टेज को स्टोर करने के काम आता है। मान लो यहाँ से टोटल ओवरऑल, ओवरऑल हमारे पास यहाँ पर कितना अवेलेबल है? तो सपोज हमारे पास यहाँ पर हमारे पास 100 वोल्ट अवेलेबल है। हमने चार कैपेसिटर सीरीज में लगा दिया है। ठीक, बताओ चारों कैपेसिटर में इस 100 वोल्ट का इक्वल डिवीजन हो जाएगा अगर चारों कैपेसिटर सेम कैपेसिटी के, कितना कितना हो गया? तो ध्यान रखना ये हो गया 25 वोल्ट, 25 वोल्ट, 25 वोल्ट,
25 वोल्ट। सपोज आप लोगों ने यहाँ पर टैपिंग कर दी और इंडक्टर के थ्रू, ताकि करंट का सडन चेंज ना हो, यहाँ से हम लोगों ने इसको कनेक्ट किया और यहाँ पर हम लोगों ने यहाँ पर एक ट्रांसफॉर्मर लगा दिया आप लोगों का, दिस इज, ठीक है ना। ट्रांसफॉर्मर लगाओ, अदरवाइज आप यहाँ पे डायरेक्ट अपना एक मीटर लगा दो एनर्जी, वो आप लोगों का मेजरमेंट वाला, ठीक है ना। जनरली आप लोग इसे मेजरमेंट में यूज करते हो, या फिर पावर सिस्टम में यूज करें तो रिले में यूज करते हो। किसमें? रिले में। जनरली इसका यूज तब किया जाता है जब वोल्टेज को डाउन करना हो। ध्यान रखना, हमारे पास पावर सिस्टम में जितने भी हाई वोल्टेज और हाई करंट इक्विपमेंट होते हैं, आपको याद है पावर सिस्टम वाले हमारे पास वोल्टेज और करंट का वैल्यू बहुत हाई होता है, हमारे पास वोल्टेज किलो किलो में चलता है। बताओ, किलो वोल्ट का या किलो एम्पियर का रिले बनाना, डिजाइन करना प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। तो किलो वोल्ट और किलो एम्पियर को छोटे वोल्ट या एम्पियर में कन्वर्ट करने के लिए, यानी किलो वोल्ट से वोल्ट में आने के लिए, यानी वोल्टेज का लेवल डिक्रीज करने के लिए, हम पोटेंशियल ट्रांसफॉर्मर या कैपेसिटेंस वोल्टेज ट्रांसफॉर्मर यूज करते हैं। बताओ, 100 वोल्ट को किस में कन्वर्ट करके दे दिया इस मेजरिंग एलिमेंट के अक्रॉस? 25 वोल्ट। तो मुझे बताओ, सब स्टेशन में देखा है सर, बिल्कुल। तो क्लास कब से चल रही है? पिंकी, क्लास चल रही है आप लोगों का, आज 6th क्लास है। कौन सी क्लास है आप लोगों की? 6th क्लास है, ठीक है। आई थिंक ये हमारी क्लास 30 से चल रही है, ठीक है ना। तो आज 6th क्लास चल रही है हमारी। तो मुझे एक बात बताओ, यहाँ पर आप लोगों का कैपेसिटेंस वोल्टेज ट्रांसफॉर्मर क्या काम करने के आ रहा है? तो ध्यान रखना, कई सारे कैपेसिटर सीरीज में कनेक्ट कर दो, सबके अक्रॉस इक्वल पोटेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन हो जाएगा। ध्यान रखना, जितना लेना है, 25 लेना है तो यहाँ से टैपिंग कर दो, हाँ, 50 लेना है तो इससे ऊपर से टैपिंग कर दो, जितना आप लोगों को लेना है उस हिसाब से। जितना वोल्टेज को डाउन करना है उतने ही कैपेसिटर किसमें लगा दो, उतने ही ज्यादा सीरीज में। जितना ज्यादा कम लेना हो, आई थिंक उतने ही ज्यादा आप लोगों को कैपेसिटर किसमें लगा देने हैं? सीरीज में। तो आई थिंक आप लोगों को क्लियर हो गया होगा क्या काम करने के लिए आता है। तो ध्यान रखना, रिले छोटी बनानी है, वोल्ट और एम्पियर वाली। अगर आप किलो वोल्ट की किलो वोल्ट की रिले बनाओ, तो ध्यान रखना एक कमरे के साइज की रिले बनेगी। इतनी बड़ी रिले को कहाँ लगाओगे? तो ध्यान रखना, इतनी बड़ी रिले हम लोग नहीं लगाते, हम लोग रिले क्या लगाते हैं? छोटी रिले बनाना चाहते हैं, और छोटी रिले के लिए आप लोगों को वी और आई को लेवल कम करना चाहिए, कम करना पड़ता है। वी और आई का लेवल कम करने के लिए, यानी स्टेप डाउन करने के लिए, आप लोग वोल्टेज के लिए तो सीवीटी यूज करते हैं। तो देखो वोल्टेज को क्या बात बोल रहा है ये? तो पहला, इंप्रूव द पावर फैक्टर। पावर फैक्टर मतलब ही नहीं है, कनेक्ट इंस्ट्रूमेंट ऑन द लो टेंशन साइड। बिल्कुल, आप लोगों का लो टेंशन का मतलब है लो वोल्टेज साइड, कि किसी भी इंस्ट्रूमेंट को यानी रिले वगैरह को लो टेंशन साइड पर कनेक्ट करने का मतलब, बिल्कुल ये लो टेंशन यानी लो वोल्टेज प्रोवाइड करवाता है। दूसरा, ग्राउंड दी ओवर वोल्टेज सर्ज ऑन द ट्रांसमिशन लाइन। बिल्कुल, ट्रांसमिशन लाइन पर अगर कोई भी ओवर वोल्टेज का सर्ज आएगा तो ध्यान रखना, ये उसे क्या कर देगा? ग्राउंड यानी नीचे भेज देगा ग्राउंड में। ग्राउंड का मतलब है ये उसे डाउन कर देता है, डाउन कर देता है, डाउन कर देता है। तो ध्यान रखना, कोई लाइन में कोई भी हाई वोल्टेज का सर्ज आएगा तो ये उसे ग्राउंड में भेज देता है। तो आपका बी और सी दोनों आंसर सही है, यानी कि आप लोगों का डी आ जाएगा बी और सी के हिसाब से। सो जो करेक्ट आंसर इज डी, आप लोग कहेंगे। क्लियर है? दीक्षा गुप्ता, बी आ रहा है? नहीं बेटा, बी नहीं आएगा, सी भी इसका आंसर आएगा, ठीक है ना। इसको रब कर दें, बी और सी दोनों करेक्ट है, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा, ठीक है। आई थिंक क्लियर होगा। नरेश, क्या हुआ, ब्राइटनेस ज्यादा है? चलो मैं ब्राइटनेस थोड़ी कम कर देता हूँ, मैं ब्राइटनेस कम कर देता हूँ थोड़ी सी, आई थिंक अब क्लियर होगा। ब्राइटनेस थोड़ी सी मैंने कम कर दी है। नाउ इज इट क्लियर? क्लियर होगा आई थिंक। क्वेश्चन क्लियर है आप लोगों को? तो ध्यान रखना, सीवीटी का यूज क्या है? सीवीटी यानी कैपेसिटेंस वोल्टेज स्टेप डाउन करने के काम आता है। स्टेप डाउन क्यों? ताकि आप लोगों के मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स में, ध्यान रखना, यानी रिले वगैरह में हमारे पास हमारा वोल्टेज या करंट का वैल्यू डाउन करने के लिए हम लोग इसे यूज करते हैं। क्लियर? क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग बात करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, ब्राइटनेस का कोई इशू नहीं होगा, आई थिंक ब्राइटनेस कम हो गई है। क्लियर है? ज्यादा करनी हो वापस बता देना, अदरवाइज जो है दैट इज ओके। बता देना अगर और कम करनी हो या और बढ़ानी हो तो, ठीक है ना। यहाँ आ जाइए। हाँ भाई, ये आप लोगों से पूछा गया है, आप लोगों से पर यूनिट वोल्टेज रेगुलेशन पूछा है शॉर्ट ट्रांसमिशन लाइन का। ठीक, यहाँ जाइए। पर यूनिट वोल्टेज रेगुलेशन पूछा है, कौन सी ट्रांसमिशन लाइन का? शॉर्ट ट्रांसमिशन लाइन का। ध्यान रखना, आप लोगों का पर यूनिट रेजिस्टेंस कितना है? पर यूनिट रेजिस्टेंस में वोल्टेज ड्रॉप वी आर, और पर यूनिट रिएक्टेंस में वोल्टेज ड्रॉप कितना है? तो पर यूनिट में वोल्टेज में Vx आप लोगों का वोल्टेज ड्रॉप। पावर फैक्टर कॉस थीटा है। गिव मी द आंसर, व्हिच वन इज द करेक्ट आंसर? रेगुलेशन, वोल्टेज रेगुलेशन। सर थ्योरी क्लास स्टार्ट करिए। शुभम, अपनी थ्योरी क्लास अभी एसएससी जेई की तो नहीं, गेट और आईपेट की क्लास शुरू हो रही है 22 तारीख से, ठीक है ना।
तो उसमें थ्योरी चलेगी। बाकी एसएससी जेई की क्लास भी नियर अबाउट 22 के आसपास ही या उससे पहले भी अनाउंस हो सकती है, अकॉर्डिंग टू द लॉकडाउन, कि लॉकडाउन खुल जाएगा तो उसके हिसाब से बाकी सारे अरेंजमेंट करने पड़ेंगे। ठीक है ना? तो नियर अबाउट इसी 20 तारीख के आसपास से ही या 20 से पहले पहले थ्योरी की क्लास स्टार्ट हो जाएगी। तो सी आंसर आ रहा है मैक्सिमम लोगों का, सी इज द करेक्ट आंसर, सी इज द करेक्ट आंसर। आई थिंक आप लोगों को पता होगा वोल्टेज रेगुलेशन का फॉर्मूला, बच्चा बच्चा जानता है क्या? फॉर्मूला होता है हमारे पास आई आर अपॉन वी आर, आर कॉस थीटा प्लस एक्स साइन थीटा। एवरीवन नोज दिस फॉर्मूला। ठीक है? ये लैगिंग पावर फैक्टर पे होता है, लीडिंग में बीच में क्या आ जाता है माइनस, या सारे ऑप्शन प्लस में थे तो बाय डिफॉल्ट लैगिंग ले लिया मैंने। ठीक है ना? यहाँ पर आ जाइए, यहाँ पर आ जाइए, यहाँ जाइए, बताओ ये रेटेड वोल्टेज और ये रेटेड करंट, ध्यान रखना वोल्टेज अपॉन करंट को आप जेड बेस के नाम से जानते हैं, बेस इम्पीडेंस। ठीक है ना? किस नाम से? बेस इम्पीडेंस आप लोगों के पास होता है, वी अपॉन आई इज बेस इम्पीडेंस। ध्यान रखना आर अपॉन जेड बेस कॉस थीटा यहाँ फॉर्मूला होगा। दूसरा अगर यहाँ बात करूं तो एक्स अपॉन जेड बेस साइन थीटा, दिस इज। ध्यान रखना आप आर हमारी एक्चुअल वैल्यू है, अगर आप एक्चुअल वैल्यू को क्लास कंटिन्यू रखें सर प्लीज एग्जाम तक, बिल्कुल क्लास तो कंटिन्यू है, कोई दिक्कत नहीं है, क्लास थोड़ी ना बंद होगी, क्लास तो चल रही है। ठीक है ना? बस मेरी शादी की डेट नहीं आनी चाहिए। ठीक है ना? तब तक चलती रहेगी, शादी की डेट आ गई तो मैं चला जाऊंगा। ठीक है ना? यहाँ जाओ, आर अपॉन जेड बेस, बताओ यहाँ पर कौन सा वैल्यू? एक्चुअल वैल्यू अपॉन बेस वैल्यू। बताओ एक्चुअल अपॉन बेस क्या होता है? पर यूनिट। यहाँ पर आ जाओ, ये एक्चुअल वैल्यू अपॉन बेस वैल्यू, एक्स अपॉन जेड बेस क्या होता है हमारे पास? एक्स पर यूनिट। ये आप लोगों का साइन थीटा। यहाँ आ जाइए, ये आप लोगों का वोल्टेज रेगुलेशन का फॉर्मूला, जो आप लोगों का कौन सा फॉर्मूला है? सी इज द करेक्ट आंसर। आर के साथ कॉस थीटा नहीं आएगी कोरोना की वजह से, अच्छा नहीं आएगी, अभी तक शादी नहीं हुई, अच्छा ये भी क्वेश्चन आ रहा है, छोड़ो यार, छोड़ो छोड़ो छोड़ो। हाँ, होती है क्या? बिल्कुल पिंकी, रोज इसी टाइम पे क्लास होती है, शाम को 8 से 10 हमारी क्लास चलती है। ठीक है ना? रोज हमारी ये लाइव क्लास का टाइम है, सर टेंशन मत लो, नहीं आएगी डेट, नहीं तो टेंशन तो आपको लेनी है ना, मुझे क्यों लेनी है, मेरे लिए तो खुशी है ना। हमें बुलाइएगा नहीं, नहीं नहीं, अरे बहुत टाइम से। अच्छा नहीं नहीं, अरे देखो यार, शादी वादी की बातें मत करो यार, हैं? तुमने मतलब एकदम मतलब दुखी वाला माहौल बना रहे हो, हैं? अभी दुखी वाले गाने गाने पड़ेंगे, इधर आ जाओ। वी आर कॉस थीटा प्लस वी एक्स साइन थीटा, पूरा ध्यान इधर, बिल्कुल भी इधर उधर नहीं होना है। यहाँ आ जाइए, गिव मी द आंसर फॉर द नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ आ जाइए। वोल्टेज कंट्रोल बस इज कैरेक्टराइज्ड बाय द स्पेसिफाइड वैल्यूज ऑफ व्हाट? हैव यू एवर लिसन अबाउट द वोल्टेज कंट्रोल बस? के बाद बंद हो जाएगी क्या? लव नहीं, बिल्कुल बंद नहीं होगी, लॉकडाउन के बाद क्लास चलती रहेगी, है ना? क्लासेस का लॉकडाउन से कोई मतलब नहीं है, ऑनलाइन क्लास कंटिन्यू रहेगी।